अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और ऑफिशियली हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आमिर साहब ने बता दिया, Q&A सेशन हमारा एंड में होगा। इनिशियली जो चीज़ें हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस की थी उनको पढ़ेंगे, और जो न्यू चीज़ें हैं एज अ सेशन वन आज उनको भी इनिशिएट करेंगे। आप सबके सामने एक स्क्रीन शो हो रही होगी। मैंने अपनी जो गूगल शीट्स हैं वो शेयर की हैं, और अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन हैं या लैपटॉप से हैं आपके सामने वो क्लियर आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा क्लियर और माइक भी डिसेबल है तो वो आराम से मैसेज करके बता सकता है, उसका मैसेज हमारे तक पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, हम पहले जो ओरिएंटेशन सेशन जिन्होंने अटेंड किया था उनको भी एक ओवरव्यू दे देते हैं, और वो सारी ऑडियंस जिनका आज फर्स्ट सेशन है वो ओरिएंटेशन में नहीं थे, वो ज़्यादा गौर से सुने इस चीज़ को जो मैं अभी रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। बेसिकली कॉरपोरेट एडवाइजरी कोर्स में हम ओवरव्यू लेते हैं पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर का 360 डायमेंशंस में। 360 डायमेंशन मीन्स के जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं उनको भी स्टडी करेंगे, और जो कॉरपोरेट बॉडीज नहीं हैं उनको भी स्टडी करेंगे। बिकॉज नॉन कॉरपोरेट बॉडीज भी कॉरपोरेट सेक्टर से टू सम हाउ इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो जितनी भी बिजनेस की टाइप्स हैं पाकिस्तान में, माइक्रो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आप समझ लें कि एक सुई बनाने वाली फैक्ट्री से लेके एक एरोप्लेन तक जो कुछ भी है वो सारे बिजनेसेस हमने कवर करने हैं। सोल प्रोप्राइटर बिल्कुल बेसिक कैटेगरी है। जो लोग ऑलरेडी लीगल बैकग्राउंड या अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखते हैं उन्होंने सोल प्रोप्राइटर का वर्ड अपने एकेडमिक कैरियर में या प्रोफेशनल कैरियर में सुना होगा। जब भी हम पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये जो कुछ कैटेगरीज आपके सामने हाईलाइट हो रही हैं, ये लास्ट सेशन वाली है: सोल प्रोप्राइटर, एओपी, एलएलपी, एसएमसी, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। ये चंद कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। मैं आप सबको दोबारा से बताता चलूं कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, लोकल कंपनी, कोई कंपनी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हो, या कोई कंपनी जो अमेरिका की कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो और पाकिस्तान में आ रहा हो, वो सारी की सारी इन कैटेगरीज के अंदर ही फॉल होती हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। बहुत से लोग अज्यूम करते हैं कि जी पाकिस्तान में यूएस की तरह एलएलसी रजिस्ट्रेशन होती है, पर ऐसा नहीं है। एलएलसी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं है, उसकी जगह प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन होता है। ये पांच छह कैटेगरीज है। इस बेसिक और प्राइमरी का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है? बेसिक और प्राइमरी, ये जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपको लॉ की बुक्स में नहीं मिलेगा, ना ही अकाउंटिंग की बुक्स में मिलेगा। ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि आप समझ सकें कि पहला मरहला क्या होता है किसी भी कारोबार का रजिस्ट्रेशन का पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो छह सात चीजें हैं ये उसका पहला मरहला है। जैसे मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं तो मेरी आइडेंटिटी की स्टेप वन क्या होगा? मैं अपना आईडी कार्ड बनवाऊंगा। अगर मैं अंडर 18 हूं तो मेरा बेफॉर्म होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। दीज आर द इनिशियल स्टेप्स जो आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरी शनाख्त क्या है। सिमिलरली एक बिजनेस की क्या शनाख्त है, ये पांच से छह कैटेगरीज हैं, यही आइडेंटिफाई करेंगी। बेसिक प्राइमरी क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस पे स्टेप वन यही होता है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ मैंने सेकंड वर्ड यूज किया हुआ है रेगुलेटर का, कि इनका रेगुलेटर कौन है। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसी रजिस्ट्रेशन है जिसको एफबीआर में आपने रजिस्टर कराना होता है फॉर्म 181 के अगेंस्ट। एफबीआर में कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, क्या तरीका होता है, वो इवेंचुअली हम आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसी एफबीआर के साथ एक और चीज हाईलाइट कर दूं कि एफबीआर बिजनेस रजिस्ट्रेशन का रेगुलेटर नहीं है, वो टैक्स रिकवरी का रेगुलेटर है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर एक ऐसी वाहिद कैटेगरी है जिसकी रजिस्ट्रेशन भी एफबीआर में ही होती है। तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने ये नहीं वर्ड यूज करना कि एफबीआर बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए है, बल्कि वो टैक्स रिकवरी का एक रेगुलेटर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? ये सोल प्रोप्राइटर जो आपके सामने हाईलाइट हो रही है। उसके बाद एओपी सेकंड मोस्ट फेमस कैटेगरी है पाकिस्तान में, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होगी। एफबीआर का पोर्टल मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ। एफबीआर के दो पोर्टल्स हैं, एक है fbr.gov जिसके ऊपर आपके इसकी सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एफबीआर के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ऑर्डिनेंस क्या है, पॉलिसीज क्या हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रही हैं, एसआरओस क्या आ रहे हैं।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी थ्योरी है वो सारी इस जो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है पोर्टल www.fbr.gov.pk पे मिलेगा। और जो वर्किंग करनी होती है हमने एफबीआर पे हमेशा, उसके लिए FBR IRIS का एक पोर्टल है, उसको आपने यूज करना है। अब वर्किंग का जब मैंने बात की तो इसका मतलब आता है कि जो ये पूरी थ्योरी एफबीआर ने डिफाइन की है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो करनी है किसी जगह। वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हुए अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन हमने करनी है जो यहाँ पर आपने देखी है, तो वो कहाँ पर होगी? वो IRIS के पोर्टल पे जाके साइन अप करके रजिस्ट्रेशन से होगी। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, एओपी कहाँ पे होती है? एओपी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होती है। मैं अब एफबीआर के पोर्टल्स बंद कर देता हूँ और अब आपके सामने ओपन करता हूँ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पोर्टल्स जो अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म रावलपिंडी, अब जैसे मैंने लिखा तो रावलपिंडी के रजिस्ट्रार का ऑफिस एड्रेस। परफेक्ट। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम पहुंचे थे सेकंड टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होगी, फर्म की रजिस्ट्रेशन जिसको एओपी कहा जाता है। उसके दो तरीके हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस को आप पर्सनली रीच आउट कर लें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब सिंध केपीके जिस जिस प्रोविंस में ये अवेलेबल है आप उसको डायरेक्टली रीच आउट कर लें। अभी इन पोर्टल्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन पोर्टल्स को यूज करना, रजिस्ट्रेशन करना, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। सर इस स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी सर, मैं अभी शेयर कर थैंक यू। स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और की एलिमेंट जो मैंने बताया था वो ये है कि कॉर्पोरेट बॉडीज और नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज, जो सोल प्रोप्राइटर और एओपी है ये नॉन कॉर्पोरेट बॉडी है, और बाकी जो SECP रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं वो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि कॉर्पोरेट बॉडी केस फाइल कर सकती है अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में किसी के खिलाफ, और उसके ऊपर भी केस हो सकता है। और कॉर्पोरेट बॉडी एसेट्स को बाय एंड सेल कर सकती है जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूं तो मैं अपनी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, बंगला, फर्नीचर कुछ भी खरीद सकता हूं और कुछ भी बेच सकता हूं। लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटर बना लूं तो फिर मैं वो चीजें नहीं कर सकता क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एक कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है। तो कॉर्पोरेट बॉडी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी का डिफरेंस इज सिमिलर, जैसे अगर आप कह दें लीगली कंपनी या जो नॉन कंपनी है वो। इसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें दो और बताई थी कि आप एफबीआर में अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। अगर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आप लीगली एफबीआर के टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। किस चीज में 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए? अकाउंटिंग, टैक्सेशन या लॉ के अंदर। और SECP में अपने आप को रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बनाने के लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जरूरी है। उसमें MBA फाइनेंस हो सकता है और LLB हो सकता है। ये दो चीजें जो कि SECP में आपको हेल्प आउट करेगी ऑथराइज इंटरमीडिएटरी बनने के लिए। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग का एक वर्ड यूज किया गया था, आज हम इसको थोड़ा सा और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस को इन डेप्थ देखेंगे। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग में ये मैंने लिखा था एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी। जो ब्लू यूनिफॉर्म गार्ड्स वाली कंपनी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की होती है टिपिकली, वो सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन से उसका काम पूरा नहीं होता। ये ऐसी आप समझ लें कि मैंने नादरा का ID कार्ड बनवा लिया तो मैं इलेक्शन में वोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नादरा के ID कार्ड के बेस पे गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि गाड़ी चलाना एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। तो सिमिलरली अगर मेरी कंपनी ने भी स्पेशलाइज एक्टिविटीज करनी है तो कंपनी की वो स्पेशल लाइसेंसिंग जरूरी है। अब लाइसेंसिंग की भी आगे कैटेगरीज आ जाती है। लेट सपोज मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया लेकिन मैंने मोटर बाइक का लिया, कार का नहीं लिया। तो जिस टाइप का लाइसेंस मुझे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में चाहिए, सेम आपकी कंपनी और बिजनेस को भी जिस टाइप का लाइसेंस चाहिए वही आपने लेना होगा। जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो DTS का लाइसेंस लेते हैं, जो फाइनेंस बेस्ड कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो NBFC का लाइसेंस लेते हैं, कन्वेंशनल बैंक्स OVP, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब कैटेगरीज। अभी तक एक चीज का आपको आइडिया हो गया है कि बेसिक कैटेगरीज आपने लाजमी अपने ID कार्ड जैसे बनाना है वैसे कंपनी ने अपनी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। ID कार्ड लेने के बाद मैं इस मुल्क के तमाम कवानीन पर पूरा उतरना, PPC जो कुछ भी हमारे लॉ बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, पूरा मेरे ऊपर अप्लाई हो जाता है। मैं इस मुल्क का शहरी हूं तो मैंने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरा उतरना है जो मेरे पे लागू होते हैं। सिमिलरली अगर मैंने बिजनेस रजिस्टर करा लिया है किसी भी कैटेगरी में तो FBR मेरे पे अप्लाई हो गया है। मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ट्रांजैक्शन सारी FBR को रिपोर्ट करनी है।
बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एफबीआर, ये दो तो लाजमी चलेंगे। इन दो को आप सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड आ जाती है स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग। वो सारी ऑन स्पेशल डिमांड्स हैं, जब जब आपका बिजनेस जहां फॉल करेगा। अब हम जाते हैं बेसिकली अपने कॉर्पोरेट बॉडीज में, जिसको कहते हैं हम एसईसीपी, जो उसकी रेगुलेटर होता है पेन कंपनी रजिस्ट्रेशन का, उसके पोर्टल की तरफ कि उसको आपने कैसे ऑपरेट करना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप इन सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, समझेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप सारी स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग को भी डिस्कस करेंगे मेरे साथ, सब सीखेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं सीधा जो पाकिस्तान का एक वन एंड ओनली मेन कॉर्पोरेट रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जो सबसे जरूरी है। एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर 90% ऑफ योर लाइफ विल बी अराउंड एसईसीपी, क्योंकि जो लोग भी मैसिव लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं वो एसईसीपी में ही रजिस्टर्ड होते हैं। एसईसीपी की अगर बात की जाए तो एसईसीपी का जो मेन वेबसाइट है secp.gov.pk, इस पे आपको सारी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैपिटल मार्केट्स क्या है, एनबीएफसीज कौन सी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर कौन सा है, चीज़ों के ड्राफ्ट वाले डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, एक्सेट्रा, कंपनी फॉर्मेशन की गाइडेंस मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपने इस पे प्रैक्टिकल कुछ अप्लाई करना है, कुछ प्लस माइनस करना है, कोई डाटा एंट्री करनी है, कोई कंपनी रजिस्टर करनी है, कोई लाइसेंस अप्लाई करना है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इजी फाइल एक आपके सामने शो हो रहा है, आपने हमेशा इसको क्लिक करना है। इजी फाइल आपको लेके जाएगा leap.secp.gov.pk के पेज पे। जैसे एफबीआर में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, आयरिस पे जाके सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एससीसीपी में भी मेन पोर्टल पे सारा थ्योरी, और इस लीप के ऊपर जाके आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यहाँ पर अब वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस दे रहे हैं सारे। हम सबसे पहले इसमें एफएक्यूज में आकर देखते हैं कि कॉर्पोरेट बॉडी से रिलेटेड क्या जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, या क्या इन्फॉर्मेशन। कोई डेफिनेशन बोल रहा है, व्हाट इज कंपनी। अब कंपनी का जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैं यहाँ स्पेशली ऐड करता हूँ। इस पूरे कोर्स में जब भी हम एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो राइट साइड पर जितने भी जरूरी कीवर्ड्स हैं, आई कीप ऑन एडिंग। उन कीवर्ड्स का मकसद क्या होगा कि एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपको इसकी लीगल बैकिंग पता होनी चाहिए। अभी तक आपको क्या पता था कि कंपनी क्या होती है? मेरा बिजनेस है तो वो भी कंपनी है। आपकी नज़र में आप किसी क्लाइंट से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आप कंपनी ओनर हैं। आप किसी ब्यूटी पार्लर को जा रहे हैं तो आपको लग रहा है वो भी एक कंपनी है, वो बिजनेस चला रहा है। तो हर बिजनेस को आज तक आप कंपनी समझते आए होंगे प्रोबेबली, अगर आपने कंपनीज लॉ प्रॉपर नहीं पढ़ा होगा। तो लॉ ये कहता है कि जो कंपनी का वर्ड है ये प्रॉपर उन्हीं एंटिटीज के साथ यूज होगा जो लिमिटेड हों, रजिस्टर्ड हों हमारे एसईसीपी के साथ, जिसकी प्रॉपर शेयर होल्डिंग हो, उसमें डायरेक्टर्स हों। सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्टर्स नहीं होते, एओपी में डायरेक्टर्स नहीं होते। डायरेक्टर का जो वर्ड है वो जनरली कंपनी में ही होता है। और कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये वही कॉर्पोरेट बॉडी होगी जो पहले मैंने आपको बताई थी, अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड एज अ सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस का वर्ड क्यों यूज किया गया? जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर केस हो सकता है और कंपनी किसी के ऊपर केस कर भी सकती है। दूसरा, विच कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ऑन नेम। और बाकी के कंपनी अपनी ओनरशिप में चीजें ले भी सकती है। तो कंपनी को लीगल बुक्स में आपको कंपनी का वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, सीओ वाई का वर्ड भी काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा, उसका वर्ड मतलब ही कंपनी ही होगा, सीओ वाई। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Company limited by share means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them। इस पूरी लीगल स्टेटमेंट को अगर मैं इजी वर्डिंग में लेकर आऊं तो यहां पर मैं उसके साथ एक वर्ड यूज करूंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट और बैंकरप्सी का कॉन्सेप्ट, ये आपको लाजमी आना चाहिए जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि आप कंपनी जब बना रहे हैं उसमें जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वही कैपिटल डूब सकता है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं डूबेगा। बिल्कुल सादी एग्जांपल ये है कि मैंने एक कंपनी बनाई है 2 लाख रुपए से। असल में कितना लगाया है वो बात साइड पे है, लीगल बुक्स में मैंने लिखा है मैंने इसमें 2 लाख लगाया है।
एक साल कारोबार किया, उसके बाद मुझे लॉस हो जाता है और मैं -2 मिलियन पे चला जाता हूँ। लेकिन मेरे कंपनी के एसेट्स भी इतने नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो मुझे -2 मिलियन है वो सारा मुझे माफ हो जाएगा। कैसे माफ होगा, बैंक्रप्सी क्या होती है, ये सारा हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपके लिए बस इतना समझना जरूरी है कि कंपनी बैंक्रप्ट हो सकती है। और इसके साथ साथ आप ये भी सुन लें कि मेरे जाती एसेट्स बेशक 10 अरब के हों, पर मैंने कंपनी की कैपेसिटी में जिन लोगों का उधार देना है वो माफ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हुई है, मैं बैंकरप्ट नहीं हुआ। तो इस पार्ट का कॉन्सेप्ट यही था कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मतलब मालिक, उसका मेंबर शेयर होल्डर जनरली उसके ओनर को वो डिनोट कर रहे होते हैं, उनकी लीगल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी सेपरेट है कंपनी से। मैं जाती कैपेसिटी में आपसे उधार लेता हूं तो मैंने आपको पूरा करना है, जहां मर्जी से पूरा करूं। मैं कंपनी की कैपेसिटी में आपसे लोन लेता हूं तो अगर कंपनी बैंकरप्ट होगी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं देना। ये कॉर्पोरेट बेसिकली एक वेल है जो आ जाती है, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके देखेंगे। ये मेन एफएक्यूज हो गए जो जरूरी थे। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं लॉगिन की तरफ। आपने जैसे किसी भी फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है, साइन अप करना है, आपने कॉर्पोरेट में सारे पोर्टल्स पे उसी तरह आके साइन अप करना है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन साइन अप करते हुए लीगली जो एक चीज जरूरी होती है लॉ की नजर में, वो ये होती है कि आप किस कैपेसिटी में साइन अप कर रहे हैं। आप एनआईसी होल्डर हैं, आप नाइकॉप होल्डर हैं, आप पीओसी कार्ड होल्डर हैं, आप पासपोर्ट होल्डर हैं। चार अलग चीजें जो एफबीआर में, एससीसीपी में, सारे इदारों में बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो आपने हमेशा अपनी और अपने क्लाइंट की लीगल कैपेसिटी पूरी डिफाइन करनी है। मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूँ: एनआईसी होल्डर, नाइको होल्डर, यूसी होल्डर, पासपोर्ट और कोई भी कंपनी रजिस्टर करते वक्त सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो बनाने जा रहे हैं, आप आईडी कार्ड होल्डर हैं, आप नाइकॉप होल्डर हैं, आप पीओसी या फॉरेन नेशनल। एफबीआर में पीओसी अलग ट्रीट होता है, फॉरेन नेशनल अलग, नाइकॉप और एनआईसी सेम। एससीसीपी की बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम आपके सामने साइन अप का बटन क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैं साइन अप कर रहा हूँ तो मुझसे पूछ रहा है स्टेप 1 पे, क्या मैं पाकिस्तानी हूँ या फॉरेन नेशनल हूँ। बहुत से कॉल लोग ओवरसीज को फॉरेन नेशनल टिक कर देते हैं, वो गलत तरीका है। ओवरसीज फॉरेन नेशनल नहीं होता। फॉरेन नेशनल सिर्फ वो आदमी होगा जिसने पाकिस्तान की नेशनैलिटी या पासपोर्ट नहीं है, और अगर था भी सही तो उसने कैंसिल करवा दी है। आज की डेट में उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है। पाकिस्तानी सिटीजन में अगेन सीएनआईसी और नाइकॉप के दो ऑप्शन आते हैं साइन अप करते हुए। नाइकॉप सिर्फ तब सेलेक्ट करना है अगर नादरा ने आपको नाइकॉप का कार्ड दिया होगा। जो लोग यहाँ टैक्स एडवाइजरी का कोर्स पहले पढ़ चुके हैं या टैक्स लॉ उन्होंने पढ़ा होगा, वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। एफबीआर जब टैक्स रिकवरी करता है तो उसका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेपरेट है। एससीसीपी का सीएनआईसी और नाइकॉप का कॉन्सेप्ट सेपरेट है। अगर आप नाइकॉप होल्डर हैं, नादरा की डेटाबेस में आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी, कंट्री ऑफ स्टे योर कंट्री है, तो एससीसीपी कहता है बस आप ओवरसीज हैं, दैट्स इट। उसको परवाह नहीं है आप रेजिडेंट हैं या नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब आप एफबीआर में जाते हैं तो वो कहता है 183 डेज वाला फॉर्मूला लगाओ कि आप रेजिडेंट है या नहीं। थोड़ा सा की डिफरेंट है एफबीआर एससीसीपी में। तो जब भी आप एससीसीपी में आएंगे आपने आईडी कार्ड की एट एक्चुअल कैपेसिटी देखनी है क्या है। चाहे वो बंदा कहे मैं 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं तो कभी कभी दुबई जाता हूँ, आईडी कार्ड पे नाइकोप है तो आपने नाइकोप में जाके साइन अप करना है। अदरवाइज सिस्टम आगे एरर दे देगा, नहीं चलेगा। हम बैक करते हैं। हम किसी का साइन अप बना सकते हैं सुमित साहब? साइन अप इस टाइम, लेट मी थिंक, किसका नहीं बना होगा तो उसका बना सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट बनाना चाहे, अदरवाइज आई कैन गिव यू अ डिटेल। आप आप मुझे डिटेल हाँ व्हाट्सएप कर दें तो मैं, या चैट बॉक्स में डाल दें, मैं बना देता हूँ साइन अप इस टाइम। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ। एक ठीक थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो हमारी ऑडियंस है वो भी देख लेगी सर। है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक भेज दें मुझे डिटेल्स। तो ये बेसिकली की डिफरेंस आ गया एससीसीपी की बुक्स में। यहाँ पर पीओसी होल्डर के ऊपर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। पीओसी होल्डर मैं बताता चलूँ, जब आप कॉर्पोरेट में आ रहे हैं
तो जो भी एप्लीकेंट होता है, शेयर होल्डर होता है, पार्टनर होता है, आपने हमेशा उनकी फाइल्स को लेकर बीसीओ सरकारी इदारों में अप्रूवल्स करवाने होंगे, सबमिशंस करनी होंगी। तो आपको अपने एप्लीकेंट का लीगल स्टेटस लाजमी क्लियर होना चाहिए कि लीगल वर्डिंग में क्या आ रहा है। पीओसी होल्डर वो आदमी है जिसने पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं रखी हुई, लेकिन एक टिपिकल नादरा जैसा एक कार्ड उसके पास है जिसपे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ ओरिजिन कार्ड। वो किसको मिलता है? उन लोगों ने जो पाकिस्तान में पैदाइश होती है, बाद में नेशनैलिटी कैंसिल करा देते हैं। जैसे अगर कोई जर्मनी जा रहा है, तो जर्मनी पहले कहता था आप अपनी नेशनैलिटी कैंसिल करें, फिर हम आपको जर्मनी की नेशनैलिटी देंगे। तो वो लोग पीओसी कार्ड होल्डर्स होते हैं। उसके बाद वो जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है पर पासपोर्ट नहीं लिया, उनके पास पीओसी कार्ड है। या कोई और लोग जो पाकिस्तान में वालिद साहब उनके यहाँ के नेशनल थे, बच्चे नेशनल नहीं है, जैसे मेरे ख्याल में हमारे खान साहब के जो बेटे हैं वो भी पीओसी कार्ड होल्डर हैं, आईडी कार्ड होल्डर नहीं है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान की पैदाइश नहीं है, जिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका फादर पाकिस्तानी नेशनल है। तो बच्चे आराम से पीओसी कार्ड ले लेते हैं। पीओसी कार्ड वाला यहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकता है, कंपनी बना सकता है, एक्टिविटीज कर सकता है, इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो सिटीजन्स का राइट है सिर्फ इलेक्शन में वोट देना। बाकी पीओसी कार्ड वाले के पास सारे राइट्स होते हैं जो एक आम शहरी यहाँ पर कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, बाकी चीजें करना। दूसरा, पीओसी वाले को पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी नेशनल को मिलता है। बहुत दफा ऐसा होगा आपके क्लाइंट्स आपसे बहस करेंगे कि जी ये मेरा आईडी कार्ड है, तो लेकिन आपने उसको बताना है कि भाई ये आईडी कार्ड नहीं है। मैं इमेजेस दिखा देता हूँ। ये जो सैंपल एक सामने आपके टिपिकल नादरा के आईडी कार्ड जैसा आ रहा है, ये पीओसी कार्ड होता है, और बहुत से लोग इसको वाकई आईडी कार्ड समझ रहे होते हैं और अपने आप को नेशनल की कैटेगरी में मार्क करते रहते हैं और उनका स्टेटस फंसा रहता है जो भी वो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट में। इसमें टॉप पे लिखा होता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, और नीचे उस बंदे का करंट नेशनैलिटी भी लिखी होती है, जैसे इस आईडी कार्ड की जर्मनी लिखी हुई है कि नेशनैलिटी क्या है, जर्मनी का है। सो दिस पीओसी कार्ड इज नॉट अ टिपिकल आईडी कार्ड, इसको हमेशा अपने फॉरेन नेशनल की कैटेगरी में ही पुट करना है। अब हम एक यूजर का साइन अप करते हैं इस टाइम। लीव पर जाके, सर लीव पर किसने साइन अप करना है? जिसने एलएलपी बनानी है, एसएमसी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है। तो ये जितनी भी एंटिटीज अभी आपके सामने आ रही हैं, मैं ये हाईलाइट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दीज पीपल मस्ट रजिस्टर एट एसईसीपी। इनकी रजिस्ट्रेशन एसईसीपी पे लाजमी है। अभी हम एसईसीपी में जाते हैं शुरू से, बिल्कुल स्टार्ट से। एसईसीपी इजी फाइल। इजी फाइल में जाकर आप करेंगे साइन अप, बिकॉज ऑलरेडी साइन अप नहीं बना हुआ। हम जिनका साइन अप करने जा रहे हैं वो है बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी सिटीजन टिक करेंगे। स्टेप 2 पे ही सीएनआईसी होल्डर, नॉट एन आईकॉप होल्डर, उसको टिक किया। अब यहाँ पर हम डिटेल्स ऐड करते हैं। ऑक्यूपेशन वाली कैटेगरी में मेरी जो हमेशा से प्रैक्टिस रही है वो ये है कि आप हमेशा उसको बिजनेस ही टिक करें, क्योंकि बिजनेस का वर्ड टिक करने में ये सारी कैटेगरीज ही अल्टीमेटली पूरी हो जाती हैं। मैक्सिमम जो भी एससीसीपी पे जा रहा है वो इवेंचुअली कंपनी बना रहा है, तो वो बिजनेस ही करने जा रहा है। तो आपने बिजनेस की कैटेगरी टिक करनी है। अभी ये मेरे पास इसकी बाकी डिटेल्स आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, तो वो हम एंटर करते हैं। सर ये 16/7/2034 है। हाँ, 16/2/2024, 34। 34 सर, 16 जुलाई 2034। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ इज, क्योंकि वो नादरा से फेच करता है पोर्टल, वो करेक्ट होगी तो फिर वो जी आगे जी पिक। सर, ये 10 अगस्त 1999 है। ठीक हो गया। अगस्त।
10 अगस्त 1999। नेक्स्ट। अब आईडी कार्ड वैलिड हो गया, विच मीन्स के नादरा में जो उसकी एक्सपायरी लिखी हुई थी वो वैलिड है। अब हम यहाँ पे स्टेप 2 पे उसका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे कोड के लिए। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपको अपना पुराना आईडी कार्ड भेजते हैं जिसपे आईडी कार्ड की एक्सपायरी पुरानी होती है। आप क्लाइंट से कहेंगे नया आईडी कार्ड भेजो, तो क्लाइंट कहेगा कि यार मेरा आईडी कार्ड नंबर तो पहले भी वही था, मेरा नाम भी वही है, मेरा फादर नेम भी वही है, तो फिर मसला क्या है, आप इसे ही चला दो। तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा, क्योंकि एससीसीपी का पोर्टल नादरा से उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी को क्रॉस वेरीफाई करता है। डेट ऑफ एक्सपायरी सेम होगी, और एक्सपायरी डेट आपके ऑब्वियसली जो नए वाला आईडी कार्ड आपके पास है उस पर सही लिखी हुई होगी। मोबाइल नंबर भी आपका ईटीए की बुक्स में अपने नाम पे होना चाहिए, वरना कोड नहीं जाएगा। फिर ओटीपी चला गया हमें, सब वो शेयर कर दी। इसी तरह 4 डिजिट कोड जाएगा क्लाइंट के मोबाइल पे या आपके मोबाइल पे जिसको आप रजिस्टर करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने फ्री ट्रायल एंड टेस्टिंग करनी है ना खुद सीखने के लिए, तो लाजमी आप सब जो देख रहे हैं एससीसीपी के पोर्टल पे साइन अप कर सर लें, इट्स क्योंकि 3123, थ्री थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री ओके। अब ईमेल ठीक हो गया। रजी, जी सर, अब ईमेल पे कोड गया होगा वो देखिए। अच्छा, ये साइन अप क्यों कर लें, क्योंकि एससीसीपी में साइन अप करके ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो जाती। जैसे अगर आपने पहले सीटीए का कोर्स पढ़ा है, आप एनटीएन बनाते हैं, तो टैक्स फाइलिंग एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आप डेटाबेस में आ जाते हैं, हर साल टैक्स फाइलिंग करनी है। सर 2842, सॉरी टू सॉरी एट सॉरी, यस 2842। ठीक हो गया, परफेक्ट। वेरीफाई, चूज योर ओन पासवर्ड, आप कोई भी अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड ये इस तरह आप पासवर्ड को देख भी सकते हैं कि मेरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंपली अभी ये भी कह रहा है वो लेटर्स नहीं है इसमें पूरे, मिनिमम 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ICT@2026.23। अकाउंट क्रिएट हो गया है, और 4 डिजिट पिन जो है ना वो ईमेल पे चली गई है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पासवर्ड तो हमने मर्जी का रखा था, तो फिर ये पिन कौन सी है जो ईमेल पे चली गई है। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए वही पासवर्ड काम आएगा जो हमने अभी रखा है इस यूजर का। मैं अभी आपके सामने लॉगिन करता हूँ। 501। अकाउंट लॉगिन हो गया आपके सामने। जो 4 डिजिट पिन ईमेल पे गई है एंड में, वो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर की पिन है। एससीसीपी ने मोबाइल नंबर पीटी हो जाएगा। मैं कल को ये नहीं कह सकता कि मेरे नाम पे जो कंपनी बनी है उसमें मेरा कंसेंट नहीं था, मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने बना दी है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बनाने से पहले जब पोर्टल बन रहा था, तो उस पे जो पिन गई है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की वजह से ही गई है। तो डेफिनेटली मैंने अपना एक ऑथराइज कंसेंट दे दिया है कि जी हाँ, मैं ही ये प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे जो रजिस्टर्ड सिम है उससे ये प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। जब आप बिल्कुल एक फ्रेश पोर्टल पे आएंगे तो सब कुछ जीरो होगा। नेम रिजर्वेशन, पेंडिंग इनकॉर्पोरेशन, माय कंपनी जीरो, प्रोसेस जीरो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा सबसे पहला मरहला होगा रिजर्व आ कंपनी नेम। मैं भी लिख देता हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। अब जब जब मैं वर्ड कंपनी यूज करूंगा ना, तो आपको फॉरन माइंड पे क्लिक हो जाएगा, अच्छा अगर कंपनी की बात की गई है तो देन इट मीन्स कि एक तो ये कॉर्पोरेट बॉडी है, दूसरा ये एससीसीपी की बात हो रही है। अब अगर मैं आप सारों को कहूंगा जी फॉरेन लैपटॉप खोलें, कंपनी रजिस्टर करनी है, तो मतलब आपने एससीसीपी पे जाके इजी फाइल ओपन करना है। मैं कहूंगी जी लैपटॉप ओपन करें, हमने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपको पता होगा आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब का पोर्टल खोलना है। और अगर मैं कहता हूँ कि जी फॉरेन से एक सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करें, तो आपको पता है एफबीआर का
आयरिस का पोर्टल ओपन करना है जिसपे जाके सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स की। तो बेसिक स्टेप होगा, या बिल्कुल मैं माइनर से लिखना शुरू कर देता हूँ, स्मॉल स्टेप्स। स्टेप वन वुड बी लाइक साइन अप एट लीप पोर्टल। ये लीप पोर्टल कौन का है? ये एससीसीपी का वही पोर्टल है जिसपे हमने अभी साइन अप बनाया है। स्टेप टू होगा नेम रिजर्वेशन, आप फाइल करेंगे। और स्टेप थ्री होगा आपका इनकॉर्पोरेशन। नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन कंबाइन भी फाइल हो सकती है कि मैं आज ही सारा डाटा एंटर कर दूं, और स्टेप बाय स्टेप भी हो सकती है। बेहतर ये आप स्टेप बाय स्टेप उसको करें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है नेम रिजर्वेशन। एलएलपी स्लैश कंपनी नेम। अच्छा, एससीसीपी के पोर्टल पे हर जगह एलएलपी स्लैश कंपनी, एलएलपी स्लैश कंपनी, ये बार बार देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि एससीसीपी में एलएलपी भी रजिस्टर होती है। और एलएलपी को लीगली कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि वो नाम खुद बता रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कभी कंपनी नहीं हो सकती। हाँ, एलएलपी एक प्रॉपर रेगुलेटर एससीसीपी चला रहा है। जो एक बंदा एलएलपी बनाएगा उस नाम से पूरे पाकिस्तान में दूसरी एलएलपी भी नहीं बन सकती। उसको जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रोविजन भी हासिल है, लेकिन एलएलपी को आप लीगली कंपनी नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा यहाँ पे दोनों को स्लैश करके लिखा जा रहा है कि यहाँ पे हम नाम रिजर्व कर सकते हैं किसका? एलएलपी का भी कर सकते हैं और स्लैश कंपनी का भी कर सकते हैं। पोर्टल ने दोनों की प्रोविजन एक साथ दे दी है, आगे जाके सेग्रीगेट हो जाएगी। कंबाइन प्रोसेस करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर रजिस्टर्ड एंटिटी का नाम चेंज करना है तो वहां भी इधर अवेलेबल है। हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज यहाँ बताता चलूँ। एससीसीपी के लीप के पोर्टल पे जब बिजनेस बनेगा तब भी आप उस पर जाएंगे। एक बार बन गया तो हर साल उसकी कंप्लाइंस होगी, वो भी उसी पोर्टल पे जाके होगी। आपने उस बिजनेस का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करनी है, उसकी शेयर होल्डिंग चेंज करनी है, शेयर ट्रांसफर करने हैं। सारा कुछ एससीसीपी ने करना है। क्यों? मैंने अगर आईडी कार्ड नादरा से बनाया और मेरे आईडी कार्ड में कोई मिस्टेक आ गई है, या मैंने वैसे ही अपना एड्रेस चेंज करना है, तो इवेंचुअली मैं नादरा ही जाऊंगा। आईडी कार्ड से मुतल्लिक सारे मसाइल मेरे नादरा ने हल करने हैं। अपडेट करना, चेंज करना, कैंसिल करना, रिवोक करना। सिमिलरली, कंपनी जिस इदारे में बन रही है उसकी सारी चीजें उस इदारे ने ही चेंज करनी है। जो सीटीए का कोर्स पढ़ के आएंगे उनको पता होगा, उनका जिस रेलेवेंट टैक्स ऑफिस में एनटीएन रजिस्टर्ड होता है वही टैक्स ऑफिस उनकी सारी चीजें चेंज कर रहा होता है। और अगर आपने कोई एक ऐसी चीज चेंज की है जो विदाउट कंसेंट थी, जैसे मैंने एक कंपनी बना ली है, मैंने अब किसी नई बिल्डिंग का किराया दे दिया, मैं ले जाता हूँ ऑफिस, मुझे तो एससीसीपी नहीं रोक सकता। मैंने फर्नीचर उठाया और मैं पहुंच गया, तो चला तो मैं गया, लेकिन मैंने रिपोर्ट एससीसीपी को करना है। तो एससीसीपी में बहुत सारी चीजों में आप परमिशन नहीं लेते बल्कि रिपोर्ट करते हैं। कुछ चीजों में जहां उनकी वर्डिंग चेंज हो रही है वहां हम उनसे परमिशन लेते हैं, और काफी जगहों पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लाइंस की कैटेगरी में आएंगी, आगे जाके आप ये भी पढ़ेंगे। अब जब यहाँ नेम रिजर्वेशन को मैंने टिक किया तो मेरे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं कि जी आपने किस चीज का नाम रिजर्व करना है। पहला ऑप्शन आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। ये कौन लोग कर सकते हैं? टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। अब इस लॉफुल बिजनेस के वर्ड पे आप फोकस करें, और लॉफुल को भी हटा लें तो सिर्फ बिजनेस के वर्ड पे फोकस करें। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि कंपनी सिर्फ वही होती है जो लिमिटेड हो, एससीसीपी में हो, और लीगली प्रॉपर कंपनी हो, कंपनीज एक्ट के तहत बनी हो। यही भी एससीसीपी का पोर्टल है, लेकिन वर्ड यहाँ लॉफुल बिजनेस का यूज हो रहा है, विच मीन्स कि एलएलपी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है, लेकिन उसको आप कंपनी नहीं कह सकते, उसको आप लीगली बिजनेस कह सकते हैं। किन किन चीजों को आप बिजनेस कह सकते हैं? आप अपने हर तरह के कारोबार को लीगली बिजनेस का वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइटल देता हूँ बिजनेस। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी बिजनेस में फॉल होती हैं। हर वो इदारा जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बनाया गया हो उसको आप बिजनेस कह सकते हैं। चार पैसे कमाने के लिए बनाया गया हो उसको आप बिजनेस के वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ बेसिकली आपकी आसानी के लिए, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में इवेंचुअली आपको पता होगा एओपी और एलएलपी आती हैं, बाकी चीजों को आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते। और अगर मैं वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, तो ये तीन एंटिटीज हैं जो लीगल लैंग्वेज में कंपनी की कैटेगरी में आती हैं।
अगर मेरे पास कंपनी है तो मैं उस कंपनी को कंपनी भी कह सकता हूँ, बिजनेस भी कह सकता हूँ, लॉफुल लीगल लैंग्वेज में। अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, एओपी हो या एलएलपी हो, तो वो उनको पार्टनरशिप का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर मैंने जेनेरिक वर्ड यूज करना है तो वो जेनेरिक वर्ड है बिजनेस, वो सारों के साथ आप यूज करें तो वो लीगली ठीक है। अब वापस आते हैं नेक्स्ट सिंगल मेंबर कंपनी पे। अच्छा, यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी टू और मोर पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा एक अकेला बंदा अपने आप के साथ नहीं कर सकता। पार्टनर्स हमेशा मिनिमम दो ही होते हैं, तो आप एओपी बनाएं या एलएलपी बनाएं, अकेला बंदा कभी नहीं बना सकता। सेकंड स्टेज पे अगर आप प्रॉपर कंपनी का स्ट्रक्चर चाह रहे हैं तो वहां पर लॉ ने ये प्रोविजन दी है कि आप सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ये एक बड़ी जो है ना इमेच्योर सी कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ठीक है, उन्होंने कभी सुना नहीं होता। वो अज्यूम करते हैं कि जी ये सिंगल मेंबर कंपनी जो है ना, ये एक ही बंदा बनाएगा और चलाएगा भी एक, और उसका एम्प्लॉय भी ये अकेला होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो एम्प्लॉयज रखने हैं, मैं एसएमसी नहीं बनाना चाहता। तो मैं बताता चलूं, एसएमसी का मालिक एक होगा, एम्प्लॉय 10,000 भी हो सकते हैं। जो ये सिंगल मेंबर का वर्ड है यहाँ पे, ये जो मेंबर है ये इसका मालिक है, ये मेंबर इसका एम्प्लॉय नहीं है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। आ गया, 1% में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी होती है XYZ। अब नेक्स्ट आ गया जी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का अगर पूरा लीगल वर्ड करूं तो ये होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा लिख दिया, वो ये टू और मोर पर्सन सो एसोसिएटेड में फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब भी कंपनी बनाएंगे तो वो प्राइवेट लिमिटेड है। एक अकेला बनाएगा तो वो सिंगल मेंबर कंपनी है। और सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड की सब कैटेगरी ही है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है कि ये भी प्राइवेट ही कहलाएगी। उसमें भी जनरली वही पीवीटी वाले ही बायलॉज होते हैं, वही बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट है, वही शेयर्स का कॉन्सेप्ट है। आगे आ गई लास्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये भी एससीसीपी के ही प्रोविजन है। पब्लिक लिमिटेड कौन सी हैं? वो सारी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में ट्रेडिंग कर रही होती हैं, वो सब पब्लिक लिमिटेड कहलाती हैं। आपने हमेशा से एक ही इजी वर्ड याद करना है, प्राइवेट का मतलब हम तीन चार दोस्तों ने प्राइवेटली जो बनाई हुई है, किसी बाहर वाले को इजाजत नहीं है कि वो अंदर आ सके हमारी कंसेंट के बगैर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लेटर ऑन रजिस्टर होने की अहलदार होती है, और उसमें आम जनरल पब्लिक मेरी इजाजत के बगैर हिस्सेदार बन सकती है। हिस्सेदार किस तरह? एम्प्लॉय में नहीं, मलकियत में। कोई भी पाकिस्तान का शहरी स्टॉक एक्सचेंज में जाए, अपने आप को रजिस्टर कराए, वहां पर जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर ले, तो उस कंपनी के डायरेक्टर से इजाजत नहीं मांगेगा वो पहले कि जी मैं शिफा इंटरनेशनल के शेयर्स लेना चाहता हूँ, तो क्या मेरी इजाजत है? मैं फलां कंपनी के लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो जनरली आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जब एक पब्लिक कंपनी जिसमें आम पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व हो गया, तो इसीलिए इसका कॉम्प्लाइंस भी ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी हम चार दोस्त आपस में चला रहे हैं तो उसका कॉम्प्लाइंस भी लिमिटेड है, सवाल जवाब कम होंगे। पब्लिक में मैं लोगों का पैसा खींच रहा हूँ जबरदस्ती मुनाफे के चक्कर में, तो मेरे सवाल जवाब भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 42। सेक्शन 42 बेसिकली एनजीओज होती हैं, इसको अभी कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये लेटर ऑन आपको बताया जाएगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आ गया। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कारोबारी कम्युनिटी की जो यूनियन है। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लें, ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन क्या होगी? पाकिस्तान के सारे सीएनजी मालिकान मिलकर जो यूनियन बनाएंगे, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल पाकिस्तान कारपेट एसोसिएशन क्या होगी? कारपेट का जो कारोबार करते हैं वो सारे मिलकर बनाएंगे, तो वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी। और फॉरेन कंपनी बेसिकली वो कंपनी है जो बाहर से आएगी पाकिस्तान में और अपना ब्रांच या लाइजॉन ऑफिस बना रही होगी। अब हम नेम रिजर्वेशन का फॉर्म ओपन करते हैं। ये बेसिकली नेम प्रपोज का एक ऑप्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का लेट सपोज नाम लिखता हूँ, तहजीब बेकर्स। अब मुझे ये सिस्टम कह रहा है कि जी तहजीब बेकर्स पहले अवेलेबल नहीं है, आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, बट मुझे 100% गारंटी है मैं जब ये सबमिट करूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट होगी? क्योंकि एसईसीपी के अपने डिफाइंड सेट क्राइटेरिया हैं जिनमें रिजेंबलिंग नेम्स, फेमस ट्रेड नेम्स आप नहीं अलाउ कर सकते। वो पूरे क्राइटेरिया का क्या चार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे या उससे भी अगले में। अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये जो नेम अवेलेबिलिटी सामने आई है,
इसको आपने गोडैडी पे या पीके निक पे जब आप डोमेन्स परचेज करते हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए, लोग उससे कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि जी तहजीब की ई से जो डोमेन तहजीब वालों ने ली हुई है तो आई वाली मैं ले लेता हूँ। वो डोमेन है, डोमेन आपको मिल जाएगी, वेबसाइट इज समथिंग एल्स। लेकिन जब आप एक कंपनी का नाम क्लेम कर रहे हैं, उस पर रजिस्ट्रार ने अपने पास तसल्ली करनी है। वो जब तसल्ली करेगा उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। इसलिए यहाँ पर टॉप पे एक वर्ड यूज हुआ हुआ है, यू कैन प्रपोज। यहाँ पर क्लेम का वर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे ओनरशिप का वर्ड नहीं है। जबकि डोमेन आप खरीदने जाते हैं तो आप परचेज का बटन दबाते हैं और वो आपके पास आ जाती है। यहाँ पर हम वो नाम प्रपोज कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेलेवेंट रेगुलेटर की। उसको ठीक लगा तो अप्रूव हो जाएगा, ना ठीक लगा वो रिजेक्ट करेगा। उसकी रिजेक्शन के बाद मैं अपील में जा सकता हूँ, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन मैं अपील में तब जाऊंगा जब मुझे इतनी गारंटी हो कि वाकई मेरा केस स्ट्रांग है। अब तहजीब बेकर्स, हमें पता है कि ये मुश्किल ही मिलेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे रॉयल बेकर्स और चेक अवेलेबिलिटी। रॉयल बेकर्स भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी रिजेंबलिंग नेम्स आ रहे हैं, रॉयल ट्रिप मेकर्स, रॉयल फ्यूचर मार्केट्स। अच्छा, अब दो सिमिलैरिटीज आ रही हैं लेकिन प्रपोज का ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है क्योंकि 100% सिमिलैरिटी नहीं आई। मैं देखता हूँ रॉयल ट्रिप मेकर्स तो कोई एडवेंचर वाली कंपनी है जो लोगों को ट्रिप्स वगैरह कराती है, कोई टूर ऑपरेटर है। और रॉयल फ्यूचर मार्केट मेकर्स ग्लोबल एजुकेशन एडवाइजरी कोई स्टडी अब्रॉड है। जबकि मैं एक बेकरी बनाने जा रहा हूँ तो आई एम श्योर कि मुझे नाम मिल जाएगा एंड मैं क्लिक करूंगा प्रपोज। प्रपोज करके सर्वर एक एरर दे रहा है कि जी आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग है, अगर आप बदलना चाहें तो बदल लें या रिलेशनशिप क्लैरिफाई करें सिमिलर रिलेशंस के साथ। मैं नहीं ऐड करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम लाइन ऑफ बिजनेस बिल्कुल सेपरेट है। ये एक ऑप्शन दी हुई है सिमिलैरिटी की, इसको अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो लिख दूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल है। इस पे कोई वो स्टैरिक नहीं लगा हुआ कि ये मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ऑप्शन तब आपने अवेल करना होता है, लेट्स अज्यूम कि मैं सैमसंग पाकिस्तान में लेके आ रहा हूँ, मैं करूँ सैमसंग मोबाइल्स पाकिस्तान। तो अब जो सैमसंग वाले असल एम्प्लॉय उनसे मैंने एक एनओसी लेना है और वो अटैच करना है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कब जरूरत होगा, लेट्स सपोज मेरी ही रॉयल फर्नीचर है और मैं रॉयल वुडवर्क्स बनाने चला जाऊँ, तो मैं अपनी दूसरी कंपनी में जो मेरे पार्टनर हैं मैं उनसे कंसेंट लेके अपलोड करूंगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज पर नीड है, हमेशा नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर भी डायरेक्ट का वर्ड आपको नहीं मिलेगा। इसके बगैर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगली चीज आ गई मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराने के लिए मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस सबसे मेन चीज है। ये जितना वेल डिफाइंड होगा उतना अच्छा चांस होगा कि आपका नाम अप्रूव हो जाए। यहाँ पर मेरा सिंपल सा वर्ड है रॉयल। रॉयल की डेफिनेशन मैं लिखूंगा प्रीमियम क्राउन। तो उससे बेहतर मैं रॉयल की डेफिनेशन गूगल से चेक करूं कि बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। रॉयल का वर्ड है हैविंग द स्टेटस ऑफ किंग और क्वीन और अ मेंबर ऑफ फैमिली या मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। और इस तरह डिफरेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो मुझे जो सबसे बेहतर लगेगा मैं उसको सिंपली कॉपी करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा रॉयल मीनिंग having the status of king or queen or a member of their family. We basically want to say that our bakery would be royal in the category of food business. तो ये सिंपल सी एक मैंने डेफिनेशन लिखी है। पहले बताया है कि रॉयल असल मतलब क्या है, लीगल लिटरल उसके मीनिंग क्या बनते हैं। फिर दूसरा रीजन दिया है कि मैंने रॉयल का वर्ड क्यों यूज किया है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेकरी सारे फूड इंडस्ट्री में रॉयल हो, प्रीमियम हो, किंग की कैटेगरी रखती हो, क्वीन की कैटेगरी रखती हो। जो भी आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है ना आप लिख दें। और आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये वर्ड क्यों यूज किया हुआ है। कोई भी अनरियलिस्टिक सी भी डेफिनेशन है क्लाइंट की वो भी आप यहाँ लिख दें। एससीसीपी ने यहाँ पर आपसे सादी जबान में पूछा है कि भाईजान इसका मतलब क्या है और आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दो चीजों से आपने बाहर नहीं निकलना, एक मतलब क्या है, दूसरा आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड वर्ड आ गया बेकर्स। बेकर्स की डेफिनेशन पिक कर लीजिए, अ पर्सन हु मेक्स ब्रेड एंड केक स्पेशली एज अ ट्रेड। मैं यहाँ पे पर्सन को हटा देता हूँ, बेकर्स मीन्स अ पर्सन
स्लैश बिजनेस हु मेक्स ब्रेड केक्स एंड स्पेशली एज अ ट्रेड। ट्रेड का मतलब कि अगर आप तिजारत के लिए बनवा, मैं घर में अपने शेफ को कभी ये नहीं कहूंगा ये बेकर है, या हमने घर में बेकरी बनाई हुई है। बेकरी का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब आप टिपिकल ट्रेड कर रहे होते हैं। ट्रेड का जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि आप किसी से पैसों के बदले सर्विस ले रहे हैं या गुड ले रहे हैं। तो ट्रेड भी एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। आगे जाकर आपको ट्रेड, ट्रेडिंग ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, तो आपको पता हो लीगली ट्रेड का मतलब क्या है। कि ट्रेडिंग एक्टिविटी होना, तिजारत होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, वो प्रॉपर एक ट्रेड होती है। वो एनजीओज भी कर सकती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज भी कर सकती हैं। पर्सन बिजनेस हु मेक्स ब्रेड, वी विल ओपन बेकरी इन आवर टाउन, या कुछ भी लिख दें आप, इस्लामाबाद एक्सेट्रा। अब ये मीनिंग क्लियर हो गया कि जी हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हम बेकरी ओपन करने जा रहे हैं। और बेकर्स का असल मतलब क्या था, ये मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस है। और मैं प्रपोज का बटन क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 नामों की ऑप्शन है, आप चाहें तो 2-3 नाम और दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं बस इसी नाम पे ही अप्रूवल चाहता हूँ, तो आप सेकंड नेम ऐड मत करें। सेकंड नेम ऐड करने का तरीका क्या है, वही है रॉयल। मैं सेकंड नेम बेकरी ऐड कर लेता हूँ, रॉयल बेकरी। प्रपोज मीनिंग में मैं इसको लिख देता हूँ एबीसी। मीनिंग में दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि आप सबको पता लग गया कि मीनिंग किस तरह डिफाइन करना है। तो ये 2 वर्ड्स प्रपोज कर दिए। प्रपोज करने के बाद आप इनकी प्रायोरिटी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा चाहिए, सेकंड पे कौन सा चाहिए। तो इनमें से कोई एक ही मिलेगा आपकी प्रायोरिटी के वाइज। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसीड। प्रोसीड के बाद कह रहा है आपका सेक्टर कौन सा है। यहाँ सारे बिजनेस एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेट, कॉस्मेटिक्स। आपका खाने पीने का था, तो आप देखेंगे कि जी मेरा फूड से रिलेटेड है, तो वो किस में फॉल कर रहा है। मैं एफ क्लिक करूंगा तो फूड एंड बेवरेजेस आ गया। फिर आगे वो पूछ रहा है कि ये आप बेवरेजेस का काम कर रहे हैं या फूड का या अलाइड दोनों का। मैं अलाइड टिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास सारी चीजें आ गई। टू एक्वायर, प्रोसेस, पैकेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डीप फ्रीज, अदरवाइज डील इन मिनरल, आर्टिफिशियल वाटर्स, ऑल काइंड, ये सारा कुछ आ गया। बेवरेजेस मैंने क्यों किया, ताकि मैं वहाँ ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह भी ट्रेड कर सकूँ। इसी तरह रेस्टोरेंट की कैटेगरी है, होटल्स की कैटेगरी है, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनके बेसिकली ये जो कैटेगरी आपके सामने आ रही है, ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज 3.1 होता है, जो बताता है कि एक कंपनी क्या कुछ कर सकती है। तो मेमोरेंडम के 3.1 क्लॉज में यही पैराग्राफ एज इट इज जाता है, जो बताता है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। मेमोरेंडम पूरा हम आगे इस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, वो लाजमी डिस्कस होंगे। और सिंपली अभी प्रपोज करते हैं, और फिर हम जल्द ही क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो नेम प्रपोज करते साथ ही जो अब रिव्यू मेरे सामने हो रहा है, एक तरह से ये बता रहे हैं कि जी ये नाम है। मैं कह देता हूँ ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। एससीसीपी के लीव पोर्टल पे जो ग्रीन टिक है ना, जब तक ये आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन ठीक जा रही है, आप सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसमें। जो जो चीज़ें रेड हुई हुई हैं उसको आपने फिल करना है। ये एप्लीकेंट बेसिकली वो पूछते हैं कि उसका पर्सनल एड्रेस कौन सा है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे एप्लीकेंट के ऑफिस का एड्रेस मेंशन करता हूँ, मुझे वही बेहतर प्रैक्टिस लगती है। तो आप भी हमेशा ऑफिस का एड्रेस ऐड कर लें। जो कंप्लीट एड्रेस बनता है आपके ऑफिस का, आप ये मेंशन कर देंगे। शहर का नाम आपने बार बार नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद लिखूंगा ना, तो डॉक्यूमेंट में कोई 6 दफा इस्लामाबाद लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि एड्रेस सिस्टम यहाँ से पिक करेगा, उसके बाद वो इधर से इस्लामाबाद पिक करेगा, फिर यहाँ से पिक करेगा, फिर यहाँ से, तो इस्लामाबाद 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 हो जाएगा। तो जहां पर भी आपसे जिला, शहर, तहसील वो पहले से पूछ ले, तो आपने नीचे खुद से इस्लामाबाद नहीं लिखना। नेक्स्ट किया, अब इस पे भी ग्रीन टिक आ गया। ये बिजनेस सब्जेक्ट्स वो दोबारा से तसल्ली कर रहा है, जी भाई ठीक है, आप रिव्यू कर लें, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट गए। अब डिक्लेरेशन में 2 चीजें आ गई। वन, कि कौन ये सबमिट कर रहा है डिक्लेरेशन। वो पूछ रहा है पोर्टल के, भाईजान आपने एप्लीकेशन तो बना लिया, बट किस कैपेसिटी में आप कर रहे हैं। ऑथराइज इंटरमीडिएटरी तब टिक करना है अगर आपने एससीसीपी में अपने आप को ऑथराइज इंटरमीडिएटरी बनवाया हुआ है। वो कौन बन सकता है, वो बिल्कुल ओरिएंटेशन में बताया था मैंने, ये लिखा हुआ है। 16 साल तालीम हो अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, इकोनॉमिक्स या लीगल में।
और आप या आपकी फर्म एससीसीपी में ऑथराइज इंटरमीडिएटरी हो, और फिर आप अपनी फर्म की कैपेसिटी में अपने क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आप ये टिक करेंगे। तो वो पहले से ही बता रहा है यू आर नॉट ऑथराइज इंटरमीडिएटरी। क्यों बता रहा है सॉफ्टवेयर? क्योंकि हमने अभी इस पोर्टल को साइन अप किया, ये एक आम यूजर का पोर्टल है। तो हम टिक करते हैं प्रपोज सब्सक्राइबर, कि जो बंदा कंपनी बनाने जा रहा है वही ये कर रहा है। सब्सक्राइबर, मेंबर, पार्टनर, शेयर होल्डर, ये सारे एक ही चीजें होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना इनसे। टिक करेंगे जी, मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारा ग्रीन टिक आ गया। एक, दो, तीन, चार स्टेप्स क्लियर हो गए। आखिरी रिव्यू और अप्लाई पेन वाला रह गया। ये पूरी एप्लीकेशन आप फाइनल रिव्यू देंगे और एंड में आके पिन साइन करेंगे। भी ये वो पिन है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम इस यूजर की ईमेल एड्रेस पे गई थी। ये पिन आपने क्लाइंट से मंगवानी है और इधर सबमिट करेंगे। आमिर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली पिन शेयर कर दें। सर वो पेन मैं ओपन करवा रहा था, लेकिन पासवर्ड जो है वो उसका मुझे भूल गया। हाँ वो जी, आपने पासवर्ड क्या रखा था? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पासवर्ड अभी। जी सर। IC@206123, ICT@2026 123 पासवर्ड था, आई गेस आप ये ट्राई कर लें। तो जब तक पिन आती है तब तक मैं आप सबको मजीद चीज़ें आगे ऐड कर देता हूँ। ये है बेसिकली नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस। इसको जब कंप्लीट करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा। ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए आप अपना लीड पोर्टल बनाएं, प्रोसेस इनिशिएट करें, चालान भी जनरेट कर दें। उस चालान की जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक ये रजिस्ट्रार के पास रिव्यू नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, आपने 20 नाम प्रपोज किए हैं और 20 की पेमेंट भी कर दी है। 8-10 रिजेक्ट हो गए हैं, 8-10 अप्रूव हो गए हैं, स्टिल लीगल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि आपने नाम को बाद में इनकॉर्पोरेट करना है। जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सर्वर से डिलीट हो जाएगा और वो हिस्ट्री बन जाएगा। तो सीखने के लिए भी अगर आपने नेम रिजर्वेशन फाइल करने हैं तो आप कर सकते हैं। सर ये पिन अलग, शेड। जी सर, आ गया इस पे। ये अलग बात है, आप नेम रिजर्वेशन फाइल करते रहेंगे ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए, तो जो रजिस्ट्रार नेम डिपार्टमेंट में रिव्यू कर रहे हैं वो थक जाएंगे और इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी वो सारी कंपनीज, लेकिन लीगल लाइबिलिटी कोई नहीं क्रिएट होती। कैमरा चल रहा है, मेरे ख्याल में चल रहा जी जी चल रहा है सर। है। अच्छा जी, ये साइन होगी पिन, जैसे ही पिन साइन होगी तो ये जो टॉप पे सबमिट का बटन है ना, ये बड़ी देर से अनअवेलेबल था, ये अवेलेबल हो गया क्योंकि ये पांचों टिक पूरे हो गए हैं। जब ये 5 टिक पूरे होंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आती है कि जी मेरा सबमिट का बटन नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा होता, ये टिक्स पूरे नहीं होते। जब ये टिक्स पूरे हो जाएंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। और अभी तो चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, इजी हैं। बहुत साल पहले मैनुअल कंपनी रजिस्ट्रेशन होती थी, फिर एससीसीपी का ई सर्विसेज पोर्टल आया, वहां पे होती थी वो, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे। अब जाके ये लीप आया जो सबसे रिफाइंड है। ये 1000 रुपए का चालान है, पे नो। आप रन टाइम पे डेबिट क्रेडिट कार्ड से, जो वीजा मास्टर कार्ड जितने भी हैं, उनसे भी पे कर सकते हैं। 1244 का कार्ड है। इसमें जो नेम रिजर्वेशन फी है ये हर दफा देनी है जब जब आप नया नाम प्रपोज करेंगे, जब एक अप्रूव हो चुका हुआ है। लेट्स अज्यूम मेरा रॉयल बेकर रिजेक्ट होता है तो मैंने नया चालान नहीं पे करना। मैं रॉयल बेकर्स की जगह XYZ बेकर्स कर दूंगा। मैं 1000 दफा भी नाम एडिट करता रहूं, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता फीस नई नहीं अप्लाई होगी। दूसरे जो नादरा चार्जेस हैं 200 रुपये, ये सिर्फ वन टाइम में, लाइफ में एक यूजर ने एक दफा देने हैं। मैंने अभी इस यूजर को साइन अप किया तो नादरा ने एससीसीपी को ग्रीन सिग्नल दिया, हाँ जी ठीक है आईडी कार्ड। नादरा ने वो ग्रीन सिग्नल देने के एससीसीपी से 200 रुपये ले लिए, और वो 200 रुपये एससीसीपी हमारी जेब से ले रहा है। हम एससीसीपी को दे रहे हैं, एससीसीपी नादरा को दे रहा है। तो नादरा इटसेल्फ सर्विस प्रोवाइडर है। जिस जिस इदारे को भी वो सर्विसेज देता है उस इदारे को फी चार्ज करता है, और वो इदारा आगे यूजर को कर रहा होता है। दूसरा, वन बिल के थ्रू आप वन लिंक से पे कर सकते हैं। वन लिंक में जैसे ही आए हैं तो ये 25 रुपये इस चीज़ के ऐड हो रहे हैं।
कि जिस भी बैंकिंग चैनल को आप यूज़ करेंगे वन बिल के थ्रू, तो वो अब ये डाउनलोड करके इजी पैसा, जैस कैश, नेहा पे, साडा पे, बैंकिंग ऐप, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप ये PSID एंटर करें तो आपका चालान पे हो जाएगा। जैसे ही आपका चालान पे होगा, डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। चालान डिलीट हो गया कोई मसला नहीं, लेट्स अज्यूम मेरे से डिलीट हो गया, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं दोबारा अकाउंट में जाऊंगा, नेम रिजर्वेशन में जाऊंगा, हम्म, तो चालान डाउनलोड करने वाला ऑप्शन स्टिल मेरे पास अवेलेबल है, पे नाउ। चालान का गुम जाने से घबराना नहीं है, आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ये हमें सब नेम रिजर्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वन बाय वन हैंड रेस कर लें, ताकि हम डिस्कशन की तरफ भी जाएं आगे। ये बेसिकली हमने सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन के नेम रिजर्वेशन का एक स्टेप, जिसे कहते हैं ना पहला मरहला, वो कंप्लीट किया। ये साइन अप और नेम रिजर्वेशन, ये दो स्टेप्स हमने पूरे किए हैं, जो इस टाइम स्क्रीन पे आपके सामने हाईलाइट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो सर ने मेंशन की हैं, जो बिजनेस कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ही हमने करनी है। अभी हमने 42 को स्किप किया, तो एक भाई साहब का मुझे मैसेज आया कि सर 42 भी एक्सप्लेन कर दें। उनका भी वो थोड़ा सा टॉपिक इस तरह का है कि ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है। ठीक है, तो आगे जाके हमने 42 को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है कि एक एनजीओ को आप किस तरह सेटअप करेंगे विद SCCP। तो अभी यह है कि क्वेश्चन आंसर की तरफ हम जाते हैं। आप लोगों को मैंने जैसे शुरू में बताया था कि क्वेश्चन आंसर का जो हमारा मैकेनिज्म है, हैंड रेज का ऑप्शन यूज करिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। जिनके भी जो सवालात हैं, तो फिर इनको हम एड्रेस करते हैं। और जो लोग मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, वो रिएक्शन टैब में अगर जाएंगे तो वहां पे उनको हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा रिएक्शन टैब के अंदर। जियाउर रहमान साहब से पूछते हैं, जिया साहब क्या फरमाते हैं। जी जिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो क्लास थी उसमें सर ने बताया था कि जो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन पहले ही अकाउंट्स की है, 16 ईयर्स की या लॉ की है, उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है सेपरेटली। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बताया था कि आईटीपी रजिस्टर करता है एफबीआर। हेलो। जी जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि जो ITP का लाइसेंस होता है ना, वो ऑथराइज इंटरमीडिएटरी जनरली अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले लाजमी कराते हैं। जो लॉयर्स होते हैं वो कभी रजिस्टर कराते हैं, कभी नहीं कराते। अब उसमें नहीं सर, सवाल ये मेरा आता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है कि जैसे अभी हमने एक नेम रिजर्वेशन किया है, उसमें जब आपने ऑथराइज्ड ई इंटरमीडियरी को टिक किया था तो उसने उसका रेड मार्क कर दिया था। बिल्कुल। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन है लॉ की, बैकग्राउंड की या अकाउंट्स की, तो फिर हम विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑथराइज्ड ई इंटरमीडियरी टिक कर सकेंगे या हमें एससीसीपी में रजिस्टर होना पड़ेगा? विदाउट रजिस्ट्रेशन ही उसमें ये है कि अगर आप लॉयर हैं तो आप वैसे ही किसी क्लाइंट का केस किसी भी इदारे में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑथराइज इंटरमीडिएटरी वाला जो टेक्निकल फीचर है पोर्टल के ऊपर, उसके लिए आपको वहां जाके एनरोलमेंट करानी पड़ेगी, उस अच्छा, टेक्निकल फीचर को अवेल करने के लिए। तो वो सर उसका फर्दर किसी क्लास में आप प्रोसीजर गाइड करेंगे? हाँ जी जरूर, उसका इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में हम गाइड करेंगे पूरा प्रोसीजर। जी थैंक यू सर। थैंक यू जिया साहब। नेक्स्ट वी हैव वाजिद अफरीदी। जी वाजिद अफरीदी साहब। वाजिद साहब, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द होस्ट वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज उसको ओके करें, आपका माइक ओपन हो जाएगा। ओके, लास्ट ऑप्शन वाजिद साहब। अपना माइक ओपन करेंगे तो हुजूर आप हमसे बात कर पाएंगे। लेट मी गिव यू ओपन चांस। अच्छा, पहले नहीं हो रहा था तो अब माइक ऑन करें भाई। वाजिद साहब, लास्ट कॉल। ठीक है, वाजिद साहब नहीं अवेलेबल हैं। जी फरहान, फरहान अजीज। सॉरी, मैंने गलती से आपको बंद कर दिया फरहान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा था। आप दोबारा अनम्यूट कर लें प्लीज। अस्सलाम पूछिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये तो चीज़ थी कि जो लेक्चर की वीडियो और ये जो टेक्स्ट सर लिखते हैं तो उसकी अगर सेंड कर दें तो।
रोल स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में शेयर हेलो। होती रहती है। आपको आवाज आ रही है? अच्छा सर, वो आई नहीं है ना अभी, इसलिए पूछ रहा था मैं। नहीं, वो अच्छा दूसरा अब सर, वो आ जाएगी। जी जी, पूछिए। तो ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और, वो सर की ना जो साउंड है ना, वो बहुत हल्का आ रहा, तो काफी चीजें मिस हो गई थी। नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, बाकी लोगों से भी हम पूछ लेंगे। आप नहीं, अपने आपके सिस्टम जैसा का अभी जो आ रहा चेक है ना कर। कि वो इस तरह का नहीं आ रहा था, वो उस तरह थोड़ा सा सर। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है सर, मेरा यही था। चले, थैंक यू। जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं लिनोवो वाले साहब। लिनोवो। नहीं सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हेल लिनोवो वाले साहब का नाम है मुराद तकवी और इनका जी, सवाल है, डू एनी एमबीए मार्केटिंग इज एलिजिबल फॉर बीइंग एसएसीपी एसईसीपी एंड टैक्स कंसल्टेंट? एमबीए मार्केटिंग आपने। मतलब जिन्होंने आप एमबीए। अच्छा, मैं जी आपको मैं, बताता हूँ। मुझे ये बताइएगा, आपकी इससे लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? वो तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं, आप आईटीपी के लिए भी नहीं जा सकते, और आई गेस सो कि आप ऑथराइज इंटरमीडिएटरी की तरफ भी नहीं जा सकते। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मलिक साहब। ऐसे ही है मार्केटिंग में, क्योंकि फाइनेंस एज अ मेजर सब्जेक्ट नहीं होता। एमबीए एग्जैक्टली। फाइनेंस वाले कर सकते हैं, एमबीए मार्केटिंग वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। जी बहुत मुराद शुक्रिया। भाई, आपका और सवाल है? नहीं, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू। चलिए चलिए, सलाम। जजाकल्ला। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हमजा अख्तर। जी हमजा साहब, हमजा अख्तर। हमजा भाई, सवाल कर लीजिए, आपको मौका दे रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेटली आपका माइक ओपन है, लेकिन अभी तक मैं आपको सुन नहीं पा रहा। बाकी लोगों को किसी को आवाज आ रही है हमजा साहब की? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल वहां से नहीं आएगी, यहाँ से करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमजा, अब आपको दोबारा मौका देते हैं, हम आपको नहीं सुन पाए, लिहाजा आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले सका। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिलावल अली। जी बिलावल साहब, दोबारा अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो साइन अप हमने करना है वो मैंने अपने क्रेडेंशियल से करना है या जो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है उसकी डिटेल होंगी? आप उसी से करेंगे ना। अभी इसको आपको पॉइंट को समझने की जरूरत है। अगर तो आप ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी हैं तो आप बेशक अपने अकाउंट से कर लें, और वहां पे आप क्लाइंट की डिटेल डाल के आप उसका नेम रिजर्व कर सकते हैं, उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी नहीं हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप उसका साइन अप करेंगे जो बंदा अपना कंपनी सेटअप करवा रहा है आपसे। और कोई सवाल है भाई का? बिलावल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्वेश्चन करना था। ये जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी कंपनीज की, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई दो कंपनीज हम किसी क्लाइंट को यानी जो दो टाइप्स हैं, तो दोनों उसको करनी है रजिस्टर। जैसे एलएलपी थी और एसएमसी थी, ये दोनों को एक ही जैसे सर ने कोई ब्रांड का नाम दिया रॉयल बेकर्स, तो वो दोनों करना चाह रहा है उसके ऊपर, तो ये ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं? मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? ये बेसिकली आप, जहां तक मैं आपका सवाल समझाऊं, आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है, ठीक है, लेकिन जी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेम, अगर आपने दोनों स्ट्रक्चर ही डिफरेंट चूज किए हैं, जैसे आपने एसएमसी और एलएलपी की बात की है, तो फिर तो जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा। नहीं सर, फॉर द सेम कंपनी, एक ही कंपनी के पे हम अगर ये दो मुख्तलिफ कोई कंपनीज ये जैसे टाइप सी ये रजिस्टर हो पाएंगी? फर्ज करें अगर एक सोल
मेंबर कोई सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाह रहा है, मगर वो लिमिटेड लायबिलिटी जो है ना, उसके ऊपर उसको, यानी उसके अंदर भी वो करना चाह रहे हैं दोनों, जो उनके रूल्स रेगुलेशन दोनों एक ही कंपनी में फॉलो करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह कोई पॉसिबल होगा नहीं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप या तो मतलब ऐसे है कि आप या पिंडी का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे या इस्लामाबाद का लेंगे। दोनों लेंगे तो दोनों अलग अलग रजिस्टर होंगे। तो आप या एलएलपी बनाएंगे या प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, दोनों एक साथ नहीं बना सकते। और वो जैसे आमिर साहब ने बताया, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है, लेकिन फिर वो डिफरेंट कंपनीज का मर्जर है, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और सर, अगर वो आप आगे पढ़ाएंगे मर्जर्स जो होते हैं, और उसके अलावा कंपनी, ट्रस्ट और एनजीओज में ये जो डिफरेंसेस वगैरह होते हैं सारे? हाँ जी, कंपनी और एनजीओ का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। इवन जो वो सेक्शन 42 आया था, उस पे हमारे जी 3 जी। प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे सेपरेटली इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, जजाक। थैंक यू बिलावल जी। नेक्स्ट वी हैव रहमान अली। जी रहमान साहब, रहमान अली। रहमान भाई कर लीजिए अनम्यूट खुद को अब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो हम प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेशन करवाते हैं आपकी ना इसमें जो आवाज तो ब्रेक हो रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फिर हम आपको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई हैंड फ्री वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई गैजेट यूज कर रहे हैं, प्लीज उसको उतार के फिर क्वेश्चन कीजिए। सर अभी क्लियर है आवाज मेरी? जी थोड़ी बेहतर है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं जिसमें दो तीन डायरेक्टर्स होते हैं, और हम्म। एलएलपी में भी जो है ना वो हमने पढ़ा है कि यानी कि दो या कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, तो इसका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई कि दोनों में दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो एलएलपी और प्राइवेट में फिर क्या डिफरेंस होगा? मलिक साहब, सर की आवाज नहीं आ रही, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैं वेट कर रहा था, मैं कहा उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दें, लेकिन शायद कि उस तरफ जो है इंटरनेट का ग्लिच है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। रहमान भाई ने पूछा है कि जी अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, उसके अंदर दो डायरेक्टर्स होते हैं, दूसरी तरफ आपने एलएलपी की बात की है, तो एलएलपी में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। बेसिकली ये एक नया स्ट्रक्चर है बिजनेस का जो अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। और ये आप उसके अंदर उसके अगर नाम को पढ़ें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इस वो एक पार्टनरशिप की कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन इसका रेगुलेटर जो है वो एससीसीपी ही है, यानी एलएलपी रजिस्टर्ड आपकी एससीसीपी के साथ ही होगी, लेकिन वो एक पार्टनरशिप है। और इसको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी वाले लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। और आगे जाके हमने जिस तरह आज एसएमसी को या प्राइवेट लिमिटेड को डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह एलएलपी की भी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे रहमान भाई। जी जी। जी जहांजेब, जहांजेब तारिक। जहांजेब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे भाई। सो जहांजेब साहब, आर यू देयर? किसी और को जहांजेब साहब की आवाज आ रही है? मुझे जरा कंफर्म कर दीजिएगा, ये ना हो कि फिर नहीं। नहीं आ रही। चलें हम अगले कैंडिडेट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये डेल वाले साहब हैं हमारे साथ। अपने नाम से अगर आप लोग ज्वाइन किया करें तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैं आप लोगों का जो अस्सलाम है वो वालेकुम नाम। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माफ कीजिएगा, ये थोड़ा बाय मिस्टेक मुझसे टाइप हो गया, मैं कल चेंज कर दूंगा अपना नाम। मेरा नाम एहसन है सर। एहसन भाई, थैंक यू। अलहमदुल्ला, कैसे ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं बीबीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, एंड ठीक। मैं बेसिकली अभी बिजनेस इंटर्नशिप भी मेरी चल रही है। तो सर ठीक मैं है। एक इदारे में, एग्जैप्टेक के नाम से एक इदारा है, वहाँ पे मेरी बिजनेस इंटर्नशिप चल रही है। और वहाँ पे आज मुझे मेरे जो अकाउंटेंट है, जो मुझे इनके पास मैं कर रहा हूँ इंटर्नशिप, सर उन्होंने
आज मुझसे एक टास्क करवाया था, तो उसमें उन्होंने एक एफबीआई का रेट बताया था मुझे, कि जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड होते थे उन्होंने कोई रेट बताया था, टैक्स रेट 5.5%, और जो ठीक है। अनरजिस्टर्ड होंगे उनका डबल बताया गया, जैसे कि 5.5 का डबल कर ले हम 11%। तो सर जी, ये रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में मतलब कि कोई खास डिफरेंस है, मतलब कि जिसके जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको डबल पे करना पड़ेगा? अरे एहसन भाई, एक तो आप कॉर्पोरेट वाली क्लास में टैक्स का सवाल लेके आ गए हैं, लेकिन चलें, अब आप आ गए हैं तो हम आपको बता देते हैं। बाय द वे, ये टैक्स की क्लास नहीं है, ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी की है। ठीक है। और जो आप बेसिकली बात कर रहे हैं, ये विदहोल्डिंग टैक्स की या टैक्स डिडक्शन की बात हो रही है। और इसमें आप एक्टिव और एक्टिव फाइलर और जो आपके लेट फाइलर या नॉन एक्टिव जो है, जो लोग फाइलर हैं ही नहीं है, ठीक है, ये तीन जी डिफरेंट सर। कैटेगरीज आती हैं। ठीक है। और उसके ऊपर आपकी जो विदहोल्डिंग हो रही होती है, एडवांस हम्म। टैक्स की या डिडक्शन हो रही होती है, ठीक है, उसके सेपरेट मैकेनिज्म है। जो बंदा टैक्स नेट में आया ही नहीं है, उसको एक तरह से जो है वो लेके आने के लिए जो है ना, उससे ज्यादा विद होल्डिंग की जा रही होती है, ताकि अगले बंदे का ज़हन बने कि नहीं यार, अगर मैं टैक्स नेट में आ जाता हूँ तो आई कैन सेव 5.5%। ठीक है सर। ठीक है। अब इसको मजीद पढ़ने के लिए मैं आपको जो है डिफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने केपीएमजी का टैक्स कार्ड डाउनलोड करना है गूगल से। ठीक है। वहां पे जितनी भी तरह की विद होल्डिंग्स होती हैं आपकी, वो आपकी फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर के लिए वो सारी कैटेगरीज वहां पे रेट पे लिखे हुए हैं। ठीक है। और वो आगे आपकी जॉब के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। केपीएमजी और टैगम का टैक्स कार्ड पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। 2025 का, ये भी आपको बता दूं, 2025 का रेलिवेंट ईयर का। सर आप नाम दोबारा बताएंगे सर? केपीएमजी या के टैगम, TAGHM। के पी एम जी। जी, केपीएमजी। के पी एम जी, ठीक है सर। और दूसरा कौन टैक्स सा बता कार्ड सर? लिखेंगे 2025, दूसरा है TAGHM। 2025 का? जी। टी ए टी TA। पी ए। सर, टी फॉर टेप बाल। ठीक ठीक है टी, सर। टी फॉर टेलीफोन। ठीक हो। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी। यू सर। नेक्स्ट वी हैव जियाउर रहमान साहब। जी जिया साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी क्वेश्चन किसी ने किया भी था कि हमने साइन अप कर लिया है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। ठीक तो है। जैसे सिंगल मेंबर कंपनी है वो एक सिंगल पर्सन ने बनानी है। ठीक अब है। उसका साइन अप करके वो सिंगल मेंबर कंपनी उसने रजिस्टर कर ली, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो किसी और कंपनी में जैसे उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है। जी। तो अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई रजिस्टर करना चाहे उसमें भी वो मतलब है एंगेज डायरेक्टर होना हो, चाहे तो क्या वो हो बिल्कुल हो सकेगा? सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो उसमें भी डायरेक्टर हो सकता है। वो मल्टीपल कंपनीज अपनी एसएमसीज भी बना सकता है। वो मल्टीपल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनमें वो डायरेक्टर हो सकता है। उसमें तो कोई कदगन नहीं है। लेकिन सर ने अभी वो कहा था ना कि जैसे उन्होंने कहा था कि जी वो अगर एलएलपी भी बना ले और वो मतलब है कि इधर एसएमसी भी करना चाहे, तो वहां पे सर ने कहा था कि वो मतलब है कि नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिजनेस स्ट्रक्चर की बात बात उन्होंने की थी। आपने कहा कि आपने सेम नेम के साथ करनी है, तो वो सेम नेम से तो नहीं है ना। वो तो एससीसीपी के रूल्स हैं, आपको पता है, नेम रिजर्वेशन के हवाले से। भाई साहब का जी सवाल अभी भी मैं यही कहूंगा कि वो कंफ्यूजिंग था। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जी। जो अभी आपने सवाल किया है, आप एक मल्टीपल प्राइवेट में जो लिमिटेड कंपनीज हैं उसके अंदर डायरेक्टर हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल एसएमसीज भी अपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू जी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आतिफ भवानी साहब। जी आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जस्ट ये कंफर्म करना था कि अगर हम किसी के लिए कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें हम्म। हमें खुद लॉगिन होना हम अपने लॉगिन से जो हमें साइन अप करना है वो हम अपने हम्म। नेम से करेंगे या कंपनी के जिसके नाम पे बना रहे हैं उससे करेंगे हम? देखिए जी, ये सवाल पहले भी हो चुका है। अगर आप एक हाँ। ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, एससीसीपी के साथ आपकी इनरोलमेंट है, तो आप अपने साइन अप से किसी की भी कंपनी आप बना सकते हैं। अगर आप ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी नहीं हैं, तो आपको उस बंदे के साइन अप बनाने हैं जिसका जो बिजनेस आपके साथ रजिस्टर कर रहा है, जो आपसे बिजनेस इनकॉर्पोरेट करवा रहा है। ठीक है। तो यानी क्लाइंट के लॉगिन से आपको होना है। क्लाइंट का लॉगिन क्लाइंट के ऑलरेडी लॉगिन। बना हुआ भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं बना हुआ तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। और अगर सपोज कि मुझे अपनी कंपनी क्रिएट करनी हो लाइक, तो मैं तो अपने नेम से कर सकता हूँ? आपने अपने नेम से करनी है, तो आतिफ भाई सबसे पहले आप एससीसीपी के लीप पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके साइन अप करेंगे।
और उसके बाद आप अपना ये नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है इसको इनिशिएट करिए। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव 873। यार अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे आप लोगों को बुलाते हुए, आप लोग मोहतरम हैं, वर्दी हैं। ये बाद में भी आपके पास नेम चेंज की ऑप्शन। 87323555। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सवाल कीजिएगा प्लीज। जी आपका सवाल है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक कनेक्ट करें। अगर आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं हैंड फ्री वगैरह तो प्लीज उतार के फिर क्वेश्चन करें। देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव आतिफ असलम साहब। जी सलाम अलैकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आतिफ भाई मैं आपको सुन सकता हूँ, बताइए। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन करना था कि सर ने जैसे कहा कि एलएलपी है जो, उसके साथ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो केस फाइल भी कर सकती है, केस रिसीव भी कर सकती है, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। एलएलपी में केस नहीं हो सकता, फाइलिंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए अगर इन केस कोई पार्टनर में प्रॉब्लम हो जाए या कोई और बंदा हो जो उस कंपनी का अग्रीव्ड हो, तो उनके लिए क्या फिर जुरिस्डिक्शन है, वो कौन से केस कोर्ट में जा सकते हैं या कौन सी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, इसको मैं आपको सिंपल अल्फाज में सादा जुबान में ये समझाऊंगा। बेसिकली एक कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी का, जो कि आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो ये कि अभी आपने इससे इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में चीजें फॉल करती हैं, जो एंटिटीज एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो रही होती हैं, उनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। वो आप इसको जुरिडिकल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेपरेटली कोर्ट केसेस और ये सारा मैकेनिज्म फाइल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई और अग्रीव पर्सन है, उसको कंपनी से कोई डज पहुंची है, तो वो कंपनी को भी कोर्ट में लेके आ सकता है। जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, उनके जो केसेस होते हैं वो बिजनेस नेम से नहीं हो सकते। वो आपके जो उसके अगर पार्टनरशिप है लेट्स से, तो उसके मेंबर्स के ऊपर केस होगा। इसी तरह अगर आपका जो है वो सोल प्रोप्राइटर है तो उनके नाम से होगा। तो बेसिकली सर वो कोऑपरेटिव कोर्ट्स में नहीं हो सकते, और आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे, को रिलेटेड, वो इंडिपेंडेंटली होंगे या फिर एज ए हाँ, एल। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की आसिफ असलम साहब के। कॉर्पोरेट, बिल्कुल कॉर्पोरेट कोर्स सेपरेट भी होती हैं, ठीक है। वो जो इनकी जुरिस्डिक्शन है वो भी इंशाल्लाह उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि की क्या नेचर है और वो उसकी जुरिस्डिक्शन क्या बनती है। वो फिर आपके पास डिफरेंट अदर कोर्ट ऑफ लॉ भी अवेलेबल है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। 8723551051। भाई अभी आवाज आ रही है आपको? अच्छा मुराद साहब, गालबन लिनोवो वाले जो साहब है उन्होंने अपना नाम बताया था। जी मुराद साहब। मुराद भाई सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम I'm अस्सलाम। sorry, I forgot it to on my audio. मैं अच्छा, ये बस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क होता है? सॉरी। एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क होता है? एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क होता है? जी। जैसे मैंने पहले मलिक साहब, आर यू देयर? जी मैं इधर जस्ट ही वेट फॉर। हूँ, मैं जी, कंटिन्यू करता हूँ जी। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चूंकि दोनों में मल्टीपल, इसमें एलएलपी में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट में मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं। लिहाजा सर इसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर दें मुराद तकी सर। जी इसमें बेसिकली ये है कि प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो लीगली कंपनी है, एलएलपी लीगली पार्टनरशिप है। एक की डिफरेंस ये आ गया। दूसरा, कंपनी में जब टैक्सेशन होती है तो वो जनरली डबल टैक्सेशन होती है। एक बार कंपनी अपना इनकम टैक्स देती है, उसके बाद जब उसके मालिकान अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो डिविडेंड टैक्स होता है। ऑन द अदर एंड एलएलपी में डबल टैक्सेशन नहीं है। लेकिन एलएलपी में टिपिकल शेयर होल्डिंग का फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता जो कंपनी में आ जाता है। तो इस तरह पांच छह डिफरेंसेस हैं जो आगे जाकर हम जब रजिस्ट्रेशन देख रहे होंगे एलएलपी की, तो उस टाइम एक पूरा हम इस पे लेक्चर करेंगे कि एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड।
कुछ फायदे भी हैं एलएलपी के, कुछ नुकसान भी हैं, इन कॉन्ट्रारी विद प्राइवेट लिमिटेड। जो पुरानी एओपी होती थी पाकिस्तान में, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर होती थी, उसका एक रिफाइंड फॉर्मेट है बेसिकली एलएलपी। और अगर पाकिस्तान से बाहर देखा जाए या ग्लोबली देखा जाए तो एलएलपी के स्ट्रक्चर में ज्यादातर सारे कंसल्टेंट्स अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। लॉ फर्म्स हो गई, इंजीनियरिंग फर्म्स हो गई, या जितने डॉक्टर्स हो गए, जो कंसल्टेंसी वाले बिजनेसेस हैं ना, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो ज्यादा एलएलपी की तरफ जाते हैं। जो दूसरे टिपिकल बिजनेस स्ट्रक्चर हैं वो कंपनी की तरफ जाते हैं। जी मुराद भाई, क्लियर जनाब हुआ आपको? आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया, और जाहिर है इसकी डिटेल्स अगर आने वाले उसमें सेशंस में होगी तो अच्छी बात है, वरना इतना भी बहुत काफ़ी है कि बिल्कुल होगी। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड का फ़र्क बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सलाम। मुराद साहब, थैंक यू। लिनोवो वाले भाई, उनको माइक हम दोबारा देते हैं, उनकी बारी थी जी, पूछिए। बस जी यही था मेरा नाम। अच्छा, आप दो डिवाइसेस से आए हुए हैं? नहीं सर, आई थिंक नो, ये आई एम विद ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, ओवरलैपिंग हो रही है, ओनली ठीक है। वन डिवाइस। ठीक है मुराद भाई, उनका हाँ भी गालबन नाम मुराद ही है, या उनसे पूछ लेते हैं। जी आप पूछिए, लिनोवो वाले साहब जो हैं। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह मुखातिब करते हुए। हाँ सर, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं गुजरांवाला से आफ्ताब हूँ। भाई। सर सर अच्छा सर, मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने बात की एलएलपी की, तो ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसमें ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा पर्सन में? एक तो सर मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मेरे ख्याल में आंसर्स भी हुआ, लेकिन मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो क्या एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल एसएमसीज बना सकता है डिफरेंट कैटेगरीज में? ये सर मेरे दो क्वेश्चन आज के लिए प्लीज। अच्छा, इसमें ऐसे है कि एक इंडिविजुअल ना मल्टीपल एसएमसीज बना सकता है, बिल्कुल मल्टीपल कंपनीज भी बना सकता है। जितने मर्जी आप बिजनेस करते जाएं, आपको लीगली उसका पूरा राइट है। आप एक कंपनी बनाएं, दो कंपनी बनाएं, या 20 कंपनीज बनाएं, उसकी कोई लिमिट नहीं है लॉ में। दूसरा, जहाँ तक टैक्सेशन की बात हुई, तो एलएलपी पे टैक्सेशन कौन सी अप्लाई होती है वो हम सीटीए के कोर्स में कवर करेंगे, यहाँ पर इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए इन शॉर्ट वन लाइनर मैं आपको बता सकता हूँ कि एलएलपी में डबल टैक्सेशन नहीं है, कंपनीज में डबल टैक्सेशन है, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट आता है, आपको डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। एलएलपी में डिविडेंड टैक्स अप्लाई नहीं होता। सर मैं जैसे क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जो एलएलपी है ये इंडिविजुअल में तो डेफिनेटली नहीं फॉल करेगी, तो ये एओपी में फॉल करेगी, एओपी में, एसोसिएशन एओपी में? इंडिविजुअल में टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो टैक्स में तो ये एओपी में एओपी में। फॉल करे। जी बिल्कुल। चले सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। वी हैव रहमान अली जी, रहमान साहब। गलती से मैंने बंद कर दिया रहमान भाई, आपने देर कर दी। अब दोबारा अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, अभी आ रही है बस। जी आ रही है। तो सर मुझे ये जरा क्लियर कीजिएगा कि जो एलएलपी है उसका भी एनटीएम होता है और उसका भी अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? बिल्कुल होता है, और आगे मैं अगेन आप लोगों को सबको यही कहूंगा कि एलएलपी को लेके इतना ज्यादा कंसर्न ना हो। आई नो यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट अ न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर, लेकिन इसको हमने आगे जाके डिटेल से पढ़ना है। बिल्कुल, ये इसका सेपरेट एनटीएन होता है, ठीक है, और इसकी सेपरेट रिटर्न फाइलिंग होती है। और एओपी जो होती है उसका भी सेपरेटली भाई एनटीएम होता टैक्स है? की लैंग्वेज में इसको ही एओपी बोलते हैं। नहीं नहीं, वो सर दूसरी मैं पूछ रहा हूँ जो इसमें होती है, नहीं रजिस्ट्रार नहीं, में कोई होती है। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अगेन अपॉर्चुनिटी देते हैं 87325555। भाई अगर आपका माइक चल रहा है तो सवाल पूछ लीजिए, फिर आप हमसे गुस्सा होंगे। आपके माइक के साथ गालबन कोई इशू है जिसकी वजह से जो है हम आपको नहीं सुन पा रहे। आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर जस्ट फॉर योर फैसिलिटेशन आई एम ड्रॉपिंग माय नंबर, और आप जो है वहां पे भी मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल पर्सनली टेक केयर, क्योंकि अब मैं आपका क्वेश्चन ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जूम के चैट में अपना नंबर भेजा है, आप अपनी क्यूरी वहां पे वॉइस नोट कर दीजिएगा। विल बी एड्रेस्ड। थैंक यू। एनीबडी एल्स जिसका कोई सवाल हो? किसी और का अगर कोई सवाल है तो स्टिल वी आर हेयर टू एड्रेस योर क्यूरीज। अदरवाइज कल के सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह।
सर सवाल तो कोई नहीं है, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू पीपल, यू आर डूइंग वेल डन जॉब। सर मोहब्बत, जजाकल्ला, यकीन माने मेरा 1.5 किलो खून बढ़ गया है। सलामत रहिए। जजाकल्ला। मुराद भाई, आपकी आवाज ना बिल्कुल सिमिलर हमारे मेरे एक बड़े ही पुराने दोस्त हैं, बल्कि हमारे से उन्होंने कोई गालबन 5-6 कोर्सेज किए हुए हैं। जनाब का नाम सिकंदर बख्त है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं सिकंदर बख्त साहब आज मुराद तकवी के नाम से तो नहीं ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं सर, हरगिज ऐसा नहीं है। बस एक मसला है कि मेरी आवाज़ जो है आजकल फैशन में है, और जी जी। दूसरे ये कि शक्ल भी फैशन में है। अच्छा। चलें, हाँ जी। किसी दिन आपसे मिलेंगे मेरे फेस टू पास फेस। मेरा, हाँ, इंशाल्लाह आई एम इन कराची। वस्सलाम। कराची में भी जी हमारा ऑफिस है। इनफैक्ट हमारा अभी रिसेंटली चक्कर एक लगा भी है। बाकी हम वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस हम ऑन साइट वहाँ पे ऑफर करने जा रहे हैं। पहले कुछ कपल ऑफ कोर्सेज हैं जो वहाँ पे हम ऑन साइट ऑफर करते हैं। सारा फैसल के ऊपर सीजस टावर का आपको आइडिया होगा, आयशा भवानी के सामने। वहाँ पे हमारे पास पाँच जी छः जी। डिफरेंट ऑफिसेज हैं 11th फ्लोर के ऊपर। तो वहाँ पे हम डिफरेंट कोर्सेज की माशाल्लाह। ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। माशाल्लाह से। कीप इट अप सर। थैंक यू। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। एहसन पतोली साहब ने जो है वो हैंड रेज किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। एहसन साहब, आप दो डिवाइसेस से लॉगिन किए हुए हैं, प्लीज एक सर डिवाइस को मेरा माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, पूछिए। सर कराची में आपका जो कैंपस है वहाँ पे होती है फिजिकल क्लासेस? कराची में जो हमारा कैंपस है वहाँ पे कॉरपोरेट की अभी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, दो वी आर प्लानिंग टू लाइक कंडक्ट फिजिकल क्लासेस ओवर देयर। लेकिन इसमें अभी टाइम लग सकता है क्योंकि हम थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगेगा। बट एक्सपेक्टेड है कि जून तक जो है वो जून के एंड तक जो है वो हम वहाँ पे डिफरेंट और कोर्सेज की ऑन साइट क्लासेस ऑफर कर रहे होंगे। वहाँ पे अभी सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर की क्लासेस ऑन साइट होती हैं, जिसका बैच सैटरडे संडे वाला अभी स्टार्ट हुआ है। तो वो टैक्स एडवाइजर है। अच्छा अच्छा। तो सर बेसिकली क्या है कि कभी ऑनलाइन क्लास ली है तो कभी इतना वो मौका आ नहीं है, तो फिजिकल क्लासेस में आपकी इतना आवाज बहुत डबल आ रही है सर। भाई, आप दो डिवाइसेस से लॉगिन हुए हुए हैं, माजरत के साथ। इसमें मेरी एक चल रही डिवाइस। अच्छा, आप दोबारा सवाल पूछ सकते हैं या टाइप करके बता दें, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। जी अदील अहमद साहब, अदील साहब से पूछते हैं। जी अदील साहब। अदील अहमद। हुजूर हेलो। हैंड रेस किया है तो सवाल भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। कराची से वालेकुम मैं बात अस्सलाम। कर रहा हूँ। जी कराची जी। से बात कर रहा हूँ सर। मेरा एक छोटा सा सवाल ये आल्दो की ये तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं आपने बताए ये जो है मतलब फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या जो इनकी कंप्लाइंस है वो ये प्रोविजनल वाइज क्या कुछ अलग हो सकती है या सबके लिए सेम है, चाहे एफबीआर हो या एससीसीपी हो या रजिस्ट्रार फर्म हो, तो ये तमाम इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबकी सेम होती हैं या प्रोविजनल के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं? जहाँ पे प्रोविजनल चीज़ें जो है इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन में होता है, ठीक है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर कोई एंटिटी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर जो है सेल टैक्स सर्विसेज वाला अगर वो काम कर रही है तो जी जी उसकी प्रोविजनल होती है। लेकिन चूंकि ये टैक्स का कोर्स नहीं है, जस्ट आपको सर। एक उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो फिर आपके ऊपर प्रोविजनल कंप्लायंस भी आ जाती है। ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। चलिए जी, अगर किसी और का सवाल नहीं है तो लेट्स रैप अप दिस सेशन। मैंने जनाब साहब को ही अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। जाकिर अवान साहब, जाकिर भाई कोई सवाल है? ओके, आई होप एवरीवनस क्वेश्चन इज एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जी हमारी जो ऑफिस से ऑफ है ना वो 5:30 होते हैं और घर पहुंचते पहुंचते ना 6:30 हो जाते हैं। तो ठीक क्या है। क्लास की टाइमिंग जो है वो 6:30 हो सकती है अगर सबको भाई कोई भाई मसला ना हो तो? बैच में 70 लोग इनरोल्ड हैं। आपको तो कल मैं फिर मैंने अपॉर्चुनिटी मैंने सुन। तो रिक्वेस्ट की थी अगर किसी और को इशू ना हो तो मैं जाहिर मैं सी बात है मैं 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 भी अकेले आपको यही कह रहा हूँ, करके मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि पोल क्रिएट करके देख लेंगे। सर मैं अगर ठीक है। आपको वीडियो भेजूँ ना अपने ऑफिस की, मैं पूरे ऑफिस में अकेला बैठा हुआ हूँ, वो ऐसा ना हो आज मुझे बिठा रहे हो और अगले हफ्ते जो है ना वो मुझे बोले चलो भाई घर जाके बैठो और मैं रोड पर बैठ के क्लास ले रहा हूँ।
नहीं, अब इसमें यह है कि सबकी टाइमिंग का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। अगर ग्रुप आपके जो सर बाकी एक बैचमेट्स हैं, अगर उनको चीज दिक्कत करवाते सर नहीं अगर होगी तो वी कैन हैव अ बिट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू लाइक एंटरटेन यू, अदरवाइज सर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज़ और पूछनी थी कि हम जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं अगर रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ एसएससीपी पे, और जी प्रैक्टिस के लिए क्या मैं सब सब जितनी भी एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड, सब पे मैं कंपनीज बना सकता हूँ मतलब बिल्कुल बना प्रैक्टिस के सकते लिए? हैं, ये आगे जाके हमने करनी भी है। बिल्कुल आप कंबाइंड वाला प्रोसेस करेंगे तो मतलब नेम रिजर्वेशन वाला अगर सिंगल करेंगे प्रोसेस, तो फिर तो ये है कि जब तक आपका नेम अप्रूव नहीं हो जाता आप उसको आगे इनिशिएट नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेशन। कंबाइंड अच्छा प्रोसेस क्या होता है किसी एंटिटी को रजिस्टर करने का, हम वो भी आपको सिखाएंगे। कंबाइंड प्रोसेस की आप फाइनल जो डिजिटल सिग्नेचर जो आज हमने एमपिन डाली थी वहां तक जी। हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वहां तक आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा सर एक चीज़ और ये थी कि यहाँ तक अच्छा जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट से एलएलबी पढ़ा रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। साथ में सर एक ऐड करना चीज़ की किस रूल के तहत या किस कौन से रूल फॉलो होते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे कंपनी ऑर्डिनेंस है, ये कंपनी भाई ऑर्डिनेंस का भाई कौन सा है, ये मैं इसका मैं एलएलपी मैं का कौन अवान सा साहब है, आपकी बात समझ वो गया अगर हूँ, क्लियर लेकिन बता दें साथ साथ मैं हम उसको भी समझ डिलीट कर लिया मैं करेंगे। समझ गया हूँ अवान साहब। बट लेट मी एक्सप्लेन। आपने एक दो चार क्लासेस की बेसिस के ऊपर एक तो जो है ना आपने जजमेंट पास नहीं करनी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको कह रहा हूँ, डोंट जज अ बुक बाय द कवर, ठीक है। तो अभी ये जैसे जैसे चीजें आगे होंगी आपको जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो लॉ की इंटरप्रिटेशंस हैं, वो भी साथ साथ हम आपको करवा रहे होंगे। उस हवाले से आपने बस तसल्ली रखनी है। हाँ, एक एडवोकेट साहब हैं हमारे पास, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी सर, अपने जेरल्ड नाम जेरल्ड एंजलो। अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन भी बता दें। इट इज जेरल्ड। जेरल्ड, यस सर, जेरल्ड एंजलो। ओके। सर मुझे जस्ट वांटेड टू आस्क के एक्चुअल में ये जो प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का जो कंपनी में था, जो एससीसीपी में, फॉर हम्म। एग्जांपल अगर हम उससे क्रॉस कर जाते हैं कि नाम फाइनलाइजेशन का प्रोसेस आगे चला गया, अब वी आर एंटरिंग इन द ऑब्जेक्टिव साइड, कि अब वो ऑब्जेक्टिव जो है ना मांग रहा है एससीसीपी, अगर ऑब्जेक्टिव जो इनकॉर्पोरेशन ये जी आपका अब नेम फाइनलाइजेशन जो है ना वो नेम का अप्रूवल है, यानी आपका प्रपोज नेम जो है वो अप्रूव हो गया है। तो जब आप दोबारा हो लॉगिन गया करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि स्टार्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप कंपनी ये इनकॉर्पोरेट राइट। करेंगे। तो उसमें जो है सर आप लोग ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना अक्सर प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो अलाइन नहीं होते वो नाम के साथ, और पता नहीं शायद एससीसीपी जो शॉर्ट और प्रिसाइज कॉन्साइज कुछ ऑब्जेक्टिव को देख रही वो होती, आगे जो कि जाके हमने जो आपने आगे जाके हमने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। आपका जो तो एमओए है, एओए है, उसको भी हमने पढ़ना है, ठीक है। और इसी तरह प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव आपने चूज करने होते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस चूज करनी है, उसको भी हम मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आज की थैंक यू, क्लास के ऊपर आपने इत्तेफाक नहीं करना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जय साहब। ओके जी। जाजेब तारिक साहब ने अगेन हैंड रेज किया। जी जाजेब साहब, गिविंग यू माइक। जाजेब तारिक। सर जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने ड्यूरिंग लेक्चर एक बात की थी कि नेम रिजर्वेशन के ऊपर अगर एससीसीपी कोई ऑब्जेक्शन यानी कि डिसअलाउ कर देता है, उसको अप्रूव नहीं करता नाम को, तो हम्म। उस पे हम उस पे फिर अपील फाइल की जाती है। मैं वो अपील के मैकेनिज्म के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि अपील आगे किसको जाके की जाती है। करेंगे करेंगे डिस्कस, वहीं पोर्टल के अंदर ही रिप्लाई देना होता है जाजेब तारिक साहब। वो जो ऑब्जेक्शन उसने भेजा होता है लेटर, उसी को आपने रिस्पॉन्स करना होता है। कौन सी जगह पे करना है, कैसे करना है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। कहाँ पे अगर आपको एक जो कंसर्न पर्सन है उसके साथ इन ऑफिस अगर एंगेज होने की जरूरत है, वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, जी सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, कोई तशनगी हम आपकी रहने नहीं देंगे कॉर्पोरेट के हवाले से। जी सर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एट द एंड मलिक साहब? जी सर, इसमें यह है कि सबके लिए यही एक पैगाम है कि जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे ना कॉर्पोरेट से रिलेटेड, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स जो सबने देखे होंगे कि जी कभी मैं कंपनी बोल रहा हूँ, कभी एनबीएफसी, कभी बैंकरप्सी, कभी अपील, कभी नेम रिजर्वेशन, तो ये जितनी भी कंफ्यूजन हैं ये सारी बाय द एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये हर इंशाल्लाह। चीज़ थैंक यू हमारे सर। कोर्स में शामिल होगी। थैंक यू समीत भाई।
जी बिल्कुल, मैं भी आपसे एंड में यही आपसे कहूंगा कि बस आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। और आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी आईसीटी के किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होंगे। दे नो कि हम किस तरह से जो ट्रेनिंग को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर अगर आप लोगों की भाई कोई तिश्नगी है, कोई थ्रस्ट आप में है, कोई मसला नहीं, वी कैन ऑफर यू अ कम्प्लीमेंट्री सेशन। हम Q&A रख लेंगे जो आपकी क्यूरीज हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड होगा कि हमने अपनी मर्जी से जो है वो सारा कुछ डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं आपसे। बाकी ये अगेन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जितना पार्टिसिपेटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके लर्निंग कर्व इंप्रूव होने के। तो क्वेश्चन निकाल के लेके आया करें टॉपिक वाइज। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे तो आपका लर्निंग कर्व ज्यादा इंप्रूव होगा। विद दिस नोट आज का सेशन खत्म करते हैं, कल मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।